हेडिंग डालिएगा। नेक्स्ट आज आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपसे स्टार्ट प्रॉपर, ठीक है। इससे पहले आपने बेसिक पढ़ लिया उसका, किसी को दिक्कत तो नहीं आई ना इनमें? कहीं पे अटके कुछ प्रॉब्लम क्वेश्चनों में? बन गए थे क्वेश्चन सारे? ठीक है, इजी देना क्वेश्चन इससे पहले वाले, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा आज आप लोग। दैट हेडिंग विल बी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फॉर फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, ठीक है। तो जब तक फिक्स्ड एंड मोमेंट्स आपके पता नहीं होंगे तब तक आप यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाओगे चीजों को, ठीक है। तो सारे के सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, जितने भी मैं लिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में से क्वेश्चन भी पिछली बार गेट में क्वेश्चन इन फिक्स्ड एंड रिजल्ट से आ रखा है आपका। ये क्वेश्चन पूछा गया लास्ट टाइम है, उससे लास्ट टाइम वाले में 2020 में आ रखा है क्वेश्चन इनसे। तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ देते हैं उठा के वो, तो आपको ध्यान रखना है ये चीजें, ठीक है। फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, तो इसके बिना सॉल्व होंगे नहीं। इसको ऑफ करना है एक बार इसको ऑफ करना, तो कुछ हो गया। तो ये हो रहा है, तो बोलना फिर दूसरा अब आ गया, दोबारा आ गया। मूव करने से होता है, तो बिना मूव करे मुंह से अभी साइन कन्वेंशन में लिखा दूंगा, पहले मैं सीधे लिखा रहा हूँ। साइन कन्वेंशन में ध्यान रखना, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, जितना भी चलेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन रहने वाला है आपका। हिलते हिलते ही हट जा रहा है यार गुल्लू भाई। ठीक है, तो सबसे पहला कुछ चीज तो हमने निकाल ही लिए हैं, 2-3 चीज तो हमने निकाल रखी है ऑलरेडी। तो पहला आप लोग लिखना सीरियल नंबर डालना एक साइड, ठीक है। यहाँ पे डालना सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद आप लिखना स्टैंडर्ड केस ऑफ लोडिंग एंड देन फिक्स्ड एंड मोमेंट, ठीक है। स्टैंडर्ड केस ऑफ लोडिंग के बाद यहाँ लिखना फिक्स्ड एंड मोमेंट। सेंटर वाला कॉलम थोड़ा बड़ा बनाना, ठीक है। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, ठीक है। ये आपके हो गए स्टैंडर्ड केस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड केस में सबसे पहला आपका आने वाला है, पहला केस आपका आएगा फिक्स्ड बीम विथ सेंटर पॉइंट लोड एट सेंटर। ये भी ठीक है। दिस इज द फिक्स्ड बीम विथ सेंट्रल पॉइंट लोड। तो ऑब्वियसली बात है, इसके लिए तो आपने पढ़ ही रखा है, ठीक है। एमएबी और एमबीए सपोर्ट में है तो नेगेटिव आएंगे, ठीक है। नेगेटिव मोमेंट आने वाले हैं, और ये मोमेंट आपका ये रहेगा एमएबी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा दैट इज एम बी ए, ठीक है। जो साइन कन्वेंशन रहने वाला है मैंने पहले ही बोल दिया आपसे कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो ऑब्वियसली बात है एम ए बी आप क्या लेके चलोगे नेगेटिव, और एम बी ए पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशन में ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है। एम, एक काम करिए एम ए बी नहीं, इसको आप करिए एम बार, ऊपर आप लगा दीजिए एम बार, ठीक है। या एम एफ करके हम इसको डिनोट करेंगे, या एम के ऊपर बार लगा देंगे इसमें, ठीक है। तो एम बार ए बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे आपका दैट एम बार ए बी इक्वल टू कितना निकालता आपने, डब्ल्यू एल बाई 8 ना,
WL/8 और ये हो जाएगा नेगेटिव क्योंकि आपका ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका MBA, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव WL/8, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट केस, ये हमने प्रूफ भी ऑलरेडी कर ही चुके हैं पहले ही, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फिक्स बीम सब्जेक्टेड टू UDL। नेक्स्ट वन इज fixed beam and that fixed beam is subjected to the UDL. W किलोन्यूटन पर मीटर। अगेन जब मोमेंट की मैं बात करूंगा तो यही मोमेंट यहाँ पे भी आएंगे, दैट इज A, दैट इज B, और इस केस में हो जाएगा आपका ये M/AB एंड दिस इज M/BA, ओके। और ये चीज आपने निकाल रखी है। अगर मैं बात करूं M/AB तो फिक्स्ड एंड मोमेंट अगर आप यहाँ से लिखोगे लेफ्ट साइड से M/AB तो कितना लिखा था हमने WL²/12 में, ये निकाला था हमने WL² डिवाइडेड बाई 12 एंड दैट इज नेगेटिव। उसके बाद अगर मैं बात करूं M/BA तो ये हो जाएगा आपका WL²/12 एंड दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो M/AB एंड M/BA आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव में ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगला जो केस है दैट इज फिक्स्ड बीम subjected to point load at a distance A। थर्ड केस की अगर मैं बात करूं तो ये तीन केस तो आपके काफी फ्रीक्वेंट यूज होने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल कोई बनता है तो ऑलमोस्ट इन्हीं से बनता है अभी तक। तो अगर वो अलग से फिक्स्ड एंड मोमेंट्स आपसे पूछ देगा तो उस केस में आपको याद करनी पड़ेंगी वैल्यूज, ठीक है। WAB, ठीक है। टोटल लेंथ इसकी लेट अस कंसीडर L है, देन दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट। तो इस केस में अगर आप फिक्स्ड एंड मोमेंट इसका लिखेंगे तो दैट इज M/AB अगेन एंड दैट इज M/BA, ये जाएगा आपका M/BA। और इनकी वैल्यू देखो, याद करने का तरीका सिंपल सा है, MAB ना, AB ना तो दूसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका WAB का स्क्वायर बाई L², BA ना तो A का स्क्वायर, ठीक है, दूसरे वाले का स्क्वायर। तो कितना होगा WBA का स्क्वायर बाई L², ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है इसको। तो ये हो जाएगा आपका M/AB अगर आप लिखोगे यहाँ पे M/AB यानी MFAB अगर आप लिखोगे फिक्स्ड एंड मोमेंट एट A, दैट विल बी WAB² बाई L², और वैल्यू आएगी आपकी नेगेटिव में बिकॉज यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इट इज एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा हो जाएगा आपका M/BA एंड दैट M/BA विल बी इक्वल टू द पॉजिटिव ऑफ WBA² बाई L²। सेकेंड वाले का स्क्वायर करना है आपको, जो भी आएगा उसमें, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे होनी रखनी है, WBA² बाई L², ओके। देन उसके बाद अगला आता है आपका फिक्स्ड बीम सब्जेक्टेड टू UVL। नेक्स्ट है आपका दैट इज फोर्थ फिक्स्ड बीम एंड दैट फिक्स्ड बीम इज सब्जेक्टेड टू UVL। This is the UVL A and B, MFAB, MFBA, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो MFAB या M/AB की जो वैल्यू होती है दैट विल बी इक्वल टू WL² बाई 30 नेगेटिव में, WL² बाई 30 नेगेटिव में। दूसरा आपका M/BA एंड दैट विल बी इक्वल टू WL² बाई 20 एंड दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। M/AB एंड M/BA की वैल्यू फिक्स्ड एंड मोमेंट्स की वैल्यू WL² बाई 30 माइनस में और WL² बाई 20
प्लस में, ठीक है। ये वैल्यू आपकी रहने वाली है फिक्स्ड एंड मोमेंट की। अगला केस अगेन आपका फिक्स बीम में यूबीएल का है। अब ट्रायंगुलर फॉर्म में यूबीएल आपका लग रहा है पूरा सेंटर में मैक्सिमम, ठीक है। पांचवा केस आपका अगेन आपका फिक्स बीम है, and that fixed beam is subjected to UVL again. इस केस में अगर मैं बात करूं तो इस केस में जो वैल्यूज आपकी आने वाली है, अगर एम एफ ए बी की मैं बात करूं, एम बार ए बी फिक्स्ड एंड मोमेंट ऑफ ए बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैल्यू हो जाती है -5/96 WL², -5/96 WL² इसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पे एम बार बी ए, तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी +5/96 WL²। अगला केस है आपका यहाँ पे फिक्स बीम, अब हाफ में यूडीएल है आपके इसमें, वैसे बहुत हो गए हैं केस, ठीक है। फिक्स बीम है आपके, ठीक है, बहुत हैं। अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो 20-25 तक है, लेकिन सभी के सभी करके फिर फायदा नहीं है। अगर किसी को स्पेशली पढ़ना है तो बुक से आप देख सकते हैं, ऑनलाइन आप जब सर्च मारिए फिक्स एंड मोमेंट्स, आपको पूरी टेबल लिस्ट मिल जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। ज्यादा पढ़ना है, लेकिन इतने ज्यादा हमारे काम के नहीं है। पिछली बार गेट से एक जगह से क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन कभी एग्जाम में पूछ देगा तो मे भी पूछ भी सकता है एग्जाम में, तो पहले बता देता हूँ, सर्च मार लेना, सारे मिल जाएंगे आपको जितने भी चाहिए आपको, ठीक है। तकरीबन 15-17 तक होंगे ये सारे के सारे। तो अगर याद कर पाओगे तो, नहीं कर पाते कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ देना इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका यूवीएल लगा रखा है इसने, दैट इज ए और ये बी, ठीक है, इस केस में। और L/2 दैट इज L/2, और ये भी आपका L/2 है, ये भी L/2 है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मोमेंट की, तो यहाँ पे आपका ये आपका एम बार ए बी, और दूसरा आपका मोमेंट यहाँ से आएगा दैट इज एम बार बी है, ठीक है। वैल्यूज की अगर मैं बात करूं तो 7/960। अगर एम बार ए बी की मैं बात करूं यहाँ पे, एम बार ए बी दैट इज माइनस ऑफ 7/960 WL², और एम बार बी ए दैट इज 23/960 WL² पॉजिटिव। ये वैल्यू है आपकी एम बार ए बी और एम बार बी ए की, ठीक है। लास्ट एक और लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं दो, लिखते हैं दो, उसके बाद हम लोग ज्यादा नहीं लिखेंगे इनको, ठीक है। अगला आपका जो कि गेट में पूछा गया लास्ट टाइम, ठीक है, इसी से क्वेश्चन आ रखा है, 1 मार्क्स क्वेश्चन गेट में। 7/960 23/960 कितने याद करोगे, इतने ज्यादा याद भी नहीं कर पाओगे, नहीं आएंगे इससे ज्यादा क्वेश्चन, आगे तो फिर आएंगे। क्या क्या याद करते रहोगे, स्लोप डिफ्लेक्शन भी याद करा है कुछ दिनों पहले, ये भी याद करते हो।
दो केसेस आपके लास्ट हैं जिनके लिए हमें याद करना है, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाइज अगर देखा जाए तो कोई पूछेगा, वो तो सिंपल है, ऊपर वाले ज्यादा नहीं पूछता है, क्या पता ये पूछ ले या ये पूछे गए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद फिक्स बीम है। दैट इज द फिक्स बीम। इस फिक्स बीम में इन्होंने क्या कर रखा है, मोमेंट अप्लाई कर रखा है इसी ए डिस्टेंस पे, दैट इज ए एंड दैट इज बी, और यहाँ पे इन्होंने एक कपल लगा रखा है एम नॉट का। ठीक है, अब इस केस में आपको यहाँ पे बताना है ए एंड बी। ठीक है, इस केस में यहाँ पे आपको बताना है कि क्या इसका फिक्स्ड एंड मोमेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो मोमेंट डेवलप होगा, दैट मोमेंट विल बी क्लॉकवाइज फ्रॉम द बोथ द फिक्स सपोज। ठीक है, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज डेवलप होगा और इस केस में भी यहाँ पे आपका क्लॉकवाइज डेवलप होगा। तो ये हो जाएगा आपका एम बार ए बी। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एम बार बी ए, एम बार बी ए। ठीक है, एम बार ए बी और एम बार बी ए, ये हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं एम ए बी की, एम बार ए बी, अगर इसको निकालें हम, तो इसके लिए जो आपकी वैल्यू होती है दैट इज एम नॉट इंटू बी, एम नॉट इंटू बी इंटू 3a माइनस एल अपॉन एल स्क्वायर, यही होती है ना, अगर याद हो आपको तो एम नॉट बी इंटू 3a माइनस एल अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा एम बार ए बी, पॉजिटिव आएगी वैल्यू, एम बार बी ए इक्वल टू, और पॉजिटिविटी के लिए एक केस यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ये दोनों एम बार ए बी और एम बार बी ए पॉजिटिव उसी केस में आएंगे जब आपका ये एम नॉट आपका सेंट्रल 1/3 स्ट्रिप में हो। ठीक है, अगर आपने एम नॉट सेंट्रल 1/3 स्ट्रिप मतलब L/3 वाली स्ट्रिप, जो बीच वाली स्ट्रिप होगी, उस पर अगर रखा हुआ है, देन इन दैट केस द वैल्यू विल बी पॉजिटिव। ठीक है, इसी केस पे क्वेश्चन पे पूछा गया है। अब आप बोलोगे सेंट्रल स्ट्रिप पे नहीं रखा, तो सेंट्रल स्ट्रिप पे नहीं रखा तो एक और फॉर्मूला होता है इसका, बेसिक फॉर्मूला, जिसमें आप कहीं पे भी लगाओ मोमेंट, लेफ्ट से लेकर राइट तक कहीं पे भी मोमेंट लगाओ, आपको उससे पॉजिटिव या नेगेटिव का आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको फॉर्मूला क्या है। तो एम बार बी ए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एम बार बी ए हो जाएगा यहाँ पे आपका एम नॉट इंटू बी इंटू 3b माइनस एल अपॉन एल स्क्वायर, और इसी से गेट पे क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, यहीं से आ रखा है गेट में क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, ए से बी की ओर जाना, तो एम नॉट इंटू बी करना, उसके बाद 3a माइनस एल अपॉन एल स्क्वायर, उसके बाद अगर आप बी से ए की ओर गए तो एम नॉट इंटू अपोजिट ए इंटू 3b माइनस एल अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है ये पूरा। दिस इज एम बार ए बी। ठीक है, यहाँ पे लिखना इफ a is greater than L/3, if b is greater than L/3, then m bar ab positive, m bar ba also positive, because जो मोमेंट यहाँ पे आएगा that moment will be the clockwise moment, in that case that also be the clockwise moment। ये आपका क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा दोनों साइड से, अगर आपके सेंट्रल 1/3 स्ट्रिप में मोमेंट आपने अप्लाई कर रखा है। ठीक है, गलती कर दी कहीं पे, एम नॉट बी इंटू 3b माइनस एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ना, अच्छा एम नॉट ए, सॉरी ना, ये हो जाएगा आपका एम नॉट ए, बी ए वाला तो है, ये वहां इसमें गलती हो रही है। ठीक है, देखिए अगर कहीं पे भी आपने मोमेंट लगा रखा है ना, ये तो मिडिल 1/3 में आपका काम करेगा ही करेगा, क्लॉकवाइज में आएगा और फॉर्मूला इसका सही लगेगा। ठीक है, अगर आपने मोमेंट कहीं और जगह भी लगा रखा है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है आपका क्या, एक फॉर्मूला है उसके लिए, अगर आपको निकालना है, ठीक है, याद रखना है तो रख सकते हो, अदरवाइज वहां से क्वेश्चन तो अभी तक पूछा नहीं है, इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बुक्स में भी आपको यही दिखेगा, वो दिखेगा ही नहीं फॉर्मूला, आपको कहीं ढूंढोगे भी तब भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कहीं से अरेंज किया है किसी और बुक से, तो देखते हैं इसको जरा, इसमें क्या हो जाता है। ठीक है,
ये फॉर्मूला आपका एम बार ए बी का ना, लिखना है तो लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। जस्ट बता देता हूँ मैं एक बार, एम बार ए बी इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा आपका एम बी इंटू बी माइनस टू ए अपॉन एल स्क्वायर। और एम बार बी ए की अगर मैं बात करूं तो उस केस में आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा एम ए इंटू टू बी माइनस वन टू बी माइनस ए अपॉन एल स्क्वायर। एम ए इंटू टू बी माइनस ए इंटू एल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको प्रॉपरली पता भी चल जाएगा कि साइन आपको क्या कंसिडर करना है, ठीक है। तो चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जाएंगी, इससे भाई फायदा मेरे हिसाब से जितना मुझे लगता है कि इतना ही याद रखो, मोर देन इनफ है, ठीक है। मोर देन इनफ है, ये याद रखो। मिडिल 1/3 स्ट्रिप में लगाओगे तो ध्यान रखना हमेशा जो मोमेंट आएगा दोनों में, ए और बी में आपका क्लॉकवाइज आएगा, और इनकी वैल्यू हो जाएगी आपकी एम नॉट बी इंटू थ्री ए माइनस एल अपॉन एल स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा एम नॉट ए इंटू थ्री बी माइनस एल अपॉन एल स्क्वायर। तो सिंपल सा। हाँ, ये दोनों में एक बार ट्राई करना, क्योंकि मैंने भी जस्ट यहाँ पे ये पता करवा रखा है। एक बार देखना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं उसमें भी लगा के देखना क्या ये मिडिल थर्ड स्ट्रिप में ही वैलिड है, या मिडिल थर्ड स्ट्रिप के अलावा अगर पूरे में लगाओ तब भी वैलिड है। वैसे पूरे में लगाओगे तब भी वैलिड होगा ये फॉर्मूला, ठीक है, मेरे हिसाब से पूरा। एक बार देखना, अदरवाइज ये मोर देन इनफ है। इतना ही आप लोग ध्यान रखना, ये सातवां जो फॉर्मूला है दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो ये आपके फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट के तीन जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे फर्स्ट के तीन, यूडीएल, सेंटर पॉइंट लोड और आपका लोड एट अ डिस्टेंस ए, इतना ही ध्यान रखना है, बस हो गया, ठीक है। एक बार क्वेश्चन में लगा के बताना मुझे क्या सीन आने वाला है इसमें, ठीक है। तो देखिए जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, पहला आपने लिखा यहाँ पे सेंटर पॉइंट लोड का, ये हमने निकाल ही रखा है WL/8, WL/8। सेंटर में भी WL/8 ही जाता है इसमें, तो है ना। मैक्सिमम पॉजिटिव भी WL/8 तो जाता है, फिक्स बीम में परसों ही निकाला आपने। यूडीएल के केस में आपने क्या निकालता है, WL/12, WL²/12 और WL²/24। पढ़ा ना आपने कि नेगेटिव मोमेंट इज 2 टाइम्स दी पॉजिटिव मोमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिक्स्ड एंड मोमेंट। और इसके लिए ए बी यानी बी का स्क्वायर, यानी WA/B का स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। यहाँ से आगे जाओगे तो WB/A का स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है, ये रखा आपने। इसके बाद आपका देखोगे अगर आप यहाँ पे ये आपका लगा यूबीएल के केस में MAB इक्वल टू हो जाएगा आपका WL²/30, MBA इक्वल टू हो जाएगा आपका WL²/20। उसके बाद अगर आपने सेंटर में ये लगा रखा है आपका पूरा आपका यूबीएल है, यूबीएल आपका सेंटर में मैक्सिमम है, तो उस केस में 5/96 नेगेटिव भी पॉजिटिव भी WL², ठीक है। ये तो इजी है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद अगर ये देखोगे तो ये थोड़ा देखो 7/960, एम बार ए बी इक्वल टू 7/960 WL², और एम बार बी इक्वल टू 23/960 WL²। होने को बहुत से हैं, अब आप ये यूडीएल लगा दो सेंटर में, पॉइंट लोड लगाओगे L/3 L/3 डिस्टेंस में, ठीक है, या पॉइंट लोड 3 पॉइंट लोड आप लगाओगे L/4 L/4 L/4, ऐसे करके बहुत से हैं। लेकिन इतना रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से नहीं है, कर भी नहीं पाओगे याद आप इतना, ठीक है। अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो जस्ट सॉल्व करना, आप सर्च मारना फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर ऑल द बीम्स और आपको मिल जाएंगे सारे, ठीक है, ये चीजें, और आप याद कर सकते हो, अपनी कॉपी में अलग से लिख सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे को नहीं लगता है कि इतना ज्यादा याद करने की जरूरत है आपको, क्योंकि फंसोगे, ज्यादा याद नहीं रहेंगी चीजें। और ये देखोगे अगर आप मोमेंट, तो मोमेंट अगर आपने ए डिस्टेंस पे लगा रखा है तो इस केस में आपका हो जाएगा M0B 3A माइनस एल अपॉन एल स्क्वायर, और M0A 3B माइनस एल अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। यह आपका किसी भी डिस्टेंस पे लगाने के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, MB इंटू बी माइनस 2A अपॉन एल स्क्वायर और MA इंटू 2B माइनस ए अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। एक लास्ट है आपका, अगर ये मोमेंट आपने जस्ट L/2 डिस्टेंस में लगा रखा है तब क्या होगा, ठीक है। अगर ये मोमेंट आपने L/2 डिस्टेंस में जस्ट आपने लगा रखा है, सेंटर पे अगर आपने अप्लाई कर रखा है, देन इन दैट केस व्हाट इज द केस, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इससे भी आपका ES में क्वेश्चन इससे पहले आ चुका है इससे, ठीक है, तो ध्यान रखना। काफी इजी है केस आपका, 8वां केस है, ठीक है। और फाइनल केस, इसमें आपकी क्या है, फिक्स बीम है, एंड ये फिक्स बीम में आपने क्या कर रखा है, मोमेंट आपने अप्लाई कर रखा है एट द सेंटर ओनली, यहाँ पे L/2 पे और L/2 पे, ये हिंज नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे आपने लगा रखा है मोमेंट M0, ठीक है। तो इस केस में जो M0 की जो वैल्यूज होती हैं आपकी, ये हो जाएगी आपकी M0/4, रुको पहले तो ये आपका ए बी मोमेंट जो डेवलप होगा फिक्स्ड एंड मोमेंट, दैट इज M बार AB और M बार BA, ये डेवलप होगा दोनों साइड में, दोनों जगह क्लॉकवाइज होगा, और साथ में जो वैल्यू इसकी आने वाली है दैट वैल्यू विल बी M बार AB इक्वल टू M बार BA
पॉजिटिव, ये ध्यान रखना आपको वैल्यू, ठीक है। फिक्स्ड एंड मोमेंट अगर आपने लगा रखा है तो m0/4 आपका निकल के आ जाएगा इस केस में, सिंपल एज दैट। यही चीज आपने हिंज लगा के निकाली भी थी, मैंने बोलता कि 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हिंज नहीं लगा होगा, ठीक है, रिजिड जॉइंट है, तो उस केस में भी सेम ही आ रहा है इसमें भी, तो m0/2 और वहां से आपका ट्रांसफर कितना हो गया m0/4। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे था, याद ही करना है या रटना ही है, क्या दिक्कत। अब आते हैं कॉन्सेप्ट्स में अपने, ठीक है। हो गया सबका, हेडिंग डालना है इसके नीचे, साइन कन्वेंशन इन एमडीएम, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में साइन कन्वेंशन हेडिंग डालिएगा, साइन कन्वेंशन इन एमडीएम। अभी मैंने बता भी दिया आपको, वही चीजें मैंने यहाँ कंसीडर कर रखी, ठीक है, फिक्स एंड मोमेंट में वही साइन कन्वेंशन लिए हुए हैं जो लिखवा रहा हूँ अभी, साइन कन्वेंशन इन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। लिखिएगा इसमें क्लॉकवाइज एंड मोमेंट्स, क्लॉकवाइज एंड मोमेंट्स, क्लॉकवाइज एंड मोमेंट्स and clockwise rotations are taken as positive, clockwise and moments and clockwise rotations are taken as positive, positive। then लिखिए and anti clockwise and moment, anti clockwise and moment and anti clockwise rotations and anti clockwise rotations, anti-clockwise rotations are taken as negative, are taken as negative. This sign convention is used, this sign convention is used while distributing end moments, while distributing the end moments। ठीक है, इसके बाद ये भी समझ रहे होंगे आपको कि सैगिंग बेंडिंग मोमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड हॉगिंग इज टेकन एज नेगेटिव, ये भी आप समझ लिख लो उसको भी पॉइंट को। चलो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, अगला पॉइंट लिखना है इसमें, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, जहाँ पे सैगिंग हो रही, ठीक है, सैग हॉग, ठीक है, ध्यान रखना, सैग बॉटम हॉग ऊपर, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट इज टेकन एज नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, तो इतना ही आप ध्यान रखना साइन कन्वेंशन में एमडीएम की, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में। आते हैं सीधे क्वेश्चन में, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखे हैं, हमें अप्लाई करना है और सीखना है कि हमें मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कंसेप्चुअली हम लोग कैसे इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, कैसे इसके थ्रू हम लोग किसी भी बीम को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, सेम एक मैं बीम ले रहा हूँ जिसको हमने वहां कंसीडर किया था, थोड़ा डेटा आपका अलग हो सकता है इसमें, बीम सेम ही कंसीडर कर रहा हूँ जो हमने 3 मोमेंट थ्योरम में कंसीडर करी हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, आप लिखिए इसमें क्वेश्चन लिखिएगा पहले, एनालाइज कॉन्टिन्यूस बीम, एनालाइज कॉन्टिन्यूस बीम shown in the figure, analyze continuous beam shown in the figure and draw SFD BMD and draw SFD BMD
एंड ड्रॉ एसएफडी बीएमडी एंड डिफ्लेक्शन प्रोफाइल तो देखिए अगर हमें मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाना पड़ रहा है कि हमें एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करनी पड़े, तो ऑब्वियस सी बात है, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि स्ट्रक्चर आपका इनडिटर्मिनेट होगा, तभी आप यूज कर रहे होंगे ये। अगर अदरवाइज डिटर्मिनेट होता तो हमारे पास ये यूज करने की रिक्वायरमेंट पड़ती ही नहीं, है ना। तो जब हमारे पास ये यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती तो हम इजिली इनको सॉल्व कर सकते थे बाय यूजिंग द नॉर्मल सोम कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हमें यूज करना है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। अब यही क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो आप थ्री मोमेंट थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यही चीज हमने थ्री मोमेंट थ्योरम से भी इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था, नहीं किया था, करा था, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ए बी सी यहाँ पे आपके दे रखे हैं पॉइंट, ठीक है। आराम से ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन समझ लो, एक से दो क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसके बड़े क्वेश्चन, क्योंकि देखो इसमें मेन चीज क्या है, बड़े क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। आपके इसके शॉर्टकट जो मेथड्स हैं जो चलेंगे आपकी कल या परसों से, वो शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में ज्यादा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में आपका काम क्या है, कॉन्सेप्ट समझना, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, टेबल कैसे बननी है वो समझना प्रॉपरली, क्योंकि उनका यूज आगे भी होने वाला है, ठीक है। बाकी बड़े क्वेश्चन से इतना खास आपके क्वेश्चन एग्जाम में तो आएंगे नहीं, ठीक है। ड्रॉ नहीं करवाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर जाएंगे। अगर आपके कभी बीएमडी ड्रॉ करने में या एसएफडी ड्रॉ करने में प्रॉब्लम थी तो ये भी आपके यहाँ पे सॉल्व आउट हो जाएगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे हैं, अगर ढंग से सुनोगे आप तो आपको एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 12 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगाया गया है ए बी स्पैन में, यहाँ पे लगाया गया है 12 किलोन्यूटन पर मीटर का, तो ये पेन नहीं लिखता ना, लिख ही नहीं रहा। दूसरा अगर मैं बात करूं तो सेकंड स्पैन है आपका बी सी, यहाँ पे 8 किलोन्यूटन का आपका लोड लगाया गया, ठीक है। 8 किलोन्यूटन का आपको लोड लगाया गया। लेंथ की अगर मैं बात करूं तो 4 मीटर ये टोटल लेंथ है, ये आपकी 2 मीटर है। ऐसे तो स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, आराम से लिखना पड़ रहा है, 2 मीटर 2 मीटर, ठीक है। ए बी सी ये आपका बीम दिया हुआ है, आपको इसको एनालाइज करना है, आई यूनिफॉर्म है सबके लिए, ठीक है। कोई मेंशन नहीं किया गया, इसका मतलब आई यहाँ पे यूनिफॉर्म है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं एक बार प्रोसीजर जनरल वे में समझाता हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी आपके सपोर्ट्स हैं इन सपोर्ट को फिक्स सपोर्ट एज्यूम करना है, ठीक है। फिक्स सपोर्ट एज्यूम करने के बाद आपको निकालना है फिक्स्ड एंड मोमेंट, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। जैसे जॉइंट है, ये बी जॉइंट है, इस बी जॉइंट से कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा मोमेंट यहाँ, कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा मोमेंट यहाँ, ये तो काम है ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपने निकाल दिया। उसके बाद आपको बनानी है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, हमें करना क्या है, हमें सिंपल सी बात है, हमें सारे के सारे जो फिक्स सपोर्ट आपने बना रखे हैं उनको हटाना है। जनरल वे में समझो, जितने आपने फिक्स सपोर्ट एज्यूम करे हुए हैं उन सारे फिक्स सपोर्ट को हमें हटाना है और मोमेंट को बैलेंस करना है। जब आपका मोमेंट बैलेंस हो जाएगा, दैट इज द मोमेंट एट दैट पॉइंट वेयर यू हैव टू कैलकुलेट, वांट टू कैलकुलेट, ठीक है। जहां पे भी आपको मोमेंट कैलकुलेट करना है, जैसे ही आपने फिक्स सपोर्ट सारे हटा दिए, इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो स्ट्रक्चर है ओरिजिनल इस वे में बन जाएगा, जो ये जैसे फिक्स सपोर्ट ए बी को आपने फिक्स माना है हटा दिया, बी सी को भी फिक्स माना है हटा दिया, तो अब स्ट्रक्चर आपका क्या बन गया, अगेन आपका ओरिजिनल ये बन गया, है ना। तो जब ओरिजिनल स्ट्रक्चर ये बन के आ जाएगा तो यानी वहां पे आपके जो मोमेंट्स आएंगे वो मोमेंट्स आपको कंसीडर कर लेने एज अ फाइनल मोमेंट, ठीक है। यही काम है, बेसिक आपका काम यही है इसमें, कि सबसे पहला प्रोसीजर है आपका कि फिक्स्ड आपको मानना है सपोर्ट सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप 1 लिखिएगा, इसमें स्टेप 1 में लिखना फाइंड फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका देखिए इसमें, स्टेप 1 फाइंड फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स आपको फाइंड करने हैं ऑफ द बीम कंसीडर्ड, ऑफ द बीम by considering all supports as fixed support। अब जो फिक्स सपोर्ट आपका ऑलरेडी दिया हुआ है तो वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है उसके बाद, ठीक है ना। वहां पे तो ऑलरेडी फिक्स सपोर्ट दिया हुआ है, तो वहां पे फिक्स सपोर्ट को हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको वहां पे, ठीक है। तो फाइंड फिक्स्ड एंड मोमेंट ऑफ ऑल ऑफ द बीम by considering all supports as fixed support, as fixed support। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि जो फ्री एंड है उसको हम लोग को फिक्स नहीं करना है कभी भी,
हमेशा सपोर्ट्स को, ठीक है। अगर एंड कोई फ्री दिया हुआ है तो वो फ्री रखो, वहां पे आप नहीं करोगे उसको फिक्स, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिखना एक्सेप्ट फ्री एंड, फ्री एंड को छोड़ के, ठीक है। अभी मैं लास्ट में प्रोसीजर पूरा अलग से नोट करके लिखा भी दूंगा। पहले स्टेप 1 स्टेप 2 में हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं काम आगे, ठीक है, साथ साथ बनाते हुए जाना, कैलकुलेट करो। सबसे पहला देखिए, पहला आपका ए बी और बी सी दो आपके यहाँ पे स्पैन्स हैं, तो दो स्पैन्स में आपका फिक्स्ड एंड मोमेंट निकलेगा। तो ये ए, ये बी, ठीक है। और यहीं पे मैं बना रहा हूँ दूसरे वाले के लिए भी, दोनों साइड से मैंने इसको फिक्स एज्यूम कर लिया, ए और बी सपोर्ट को, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, जो भी इंटरमीडिएट सपोर्ट है, इंटरमीडिएट सपोर्ट है, वो इंटरमीडिएट सपोर्ट आपका मोमेंट कंसीडर करेगा, ठीक है। तो जब आप स्टिफनेस लोगे तो मोमेंट अगर लग गया उसमें तो एज अ फिक्स, जैसे स्टिफनेस में निकालो, बोलूंगा ए टू बी, तो ए टू बी में फार एंड हिंज वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना भाई। ए टू बी में आपका कौन सा लगेगा, फार एंड फिक्स वाला, क्योंकि वहां पे मोमेंट भी है, बी पे मोमेंट है ना। ए और सी पे तो मोमेंट 0 है, लेकिन बी पे कुछ ना कुछ मोमेंट तो है ना, तो कहीं पे कुछ मोमेंट है, तो उस केस में हमने कौन सा लगाया था, आई अपॉन एल या 4EI/L, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जब ए टू बी जाओगे तब तो ये लगेगा, बी टू ए जाओगे तब आपका फार एंड हिंज वाला 3/4 I/L, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका बीम, ठीक है। जब इस बीम में आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यूडीएल आपका लगा हुआ है, ये इस साइड आपने लगा रखा है यूडीएल, और यहाँ पे आपने सेंटर में एक लोड लगा रखा है, दैट इज डब्ल्यू। सेंटर में आपने डब्ल्यू लोड लगा रखा है, तो आराम से काम करते हैं इसको, देखिए, ठीक है, ताकि चीजें बढ़िया तरीके से समझ में भी आई आपके, ठीक है। 12 किलोन्यूटन मीटर, बस एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन कर लिए तो आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। ये डब्ल्यू नहीं है, यहाँ पे कितना है, 8 ना, यहाँ पे 8 किलोन्यूटन मीटर है, 2 मीटर, और ये भी आपके 2 मीटर है, ठीक है। तो पहला काम यहाँ पे आपको MFAB निकालना, ठीक है। सबसे पहले ये A, दैट इज B, और ये B, और ये आपका C, ठीक है। पहला काम यहाँ पे आपको है MFAB निकालना। तो जब MFAB निकालोगे तो MFAB ऑब्वियसली बात है नेगेटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, अभी पढ़ रखा ऊपर आपने, और वैल्यू इसकी क्या रहने वाली है, WL² कितना 12, ठीक है। तो ये जगह आपका WL² आपकी वैल्यू हो जाएगी। W यहाँ पे आपने लिखा हुआ है 12 इंटू L² आपका 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, तो ये कितना हो जाएगा, 4 को 16, 16 हो गया आपका, ये -16 किलो न्यूटन मीटर आपका निकल के आ गया WL²/12, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, MFBA यहाँ पे निकालिए, ठीक है। तो सेम ही निकलेगा, बस साइन चेंज होगा इसका, तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत तो है नहीं, MFBA, ठीक है। जब आप इसको निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, +16 किलो न्यूटन मीटर। अगेन आपका WL²/12 भी है, लेकिन वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका MFAB और MFBA आपने निकाल दिया। अगला काम है आपका MFBC को निकालना, ठीक है। नेक्स्ट आगे काम है MFBC कैलकुलेट करना। तो MFBC आपका कितना था, WL/8, ठीक है, नेगेटिव होगा लेफ्ट से जाओगे तो ये हो जाएगा आपका WL/8 इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो -8 इंटू L आपका 4 है ना, डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा आपका -4 किलो न्यूटन मीटर। अगर यहीं से आप देखोगे MFCB अगर आप देखोगे MFCB, तो MFCB की वैल्यू आपकी आ जाएगी +4 किलो न्यूटन मीटर। तो ये तो निकल गया आपके फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, ठीक है। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स आपने कैलकुलेट कर दिए। अब आपका स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 है डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स फॉर ऑल द मेंबर्स कंसिडरिंग देम ऑल एज रिजिड जॉइंट, ठीक है। अगला स्टेप देखिए, स्टेप नंबर 1 आपने कर लिया, अगला स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में डिटरमाइन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर all the members, sorry, all the joints ना, all the members, हाँ members ही है, ठीक है, members considering them
considering them all as rigid joint, considering them all as rigid joint। ठीक है, इसी के नीचे एक नोट आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, एक नोट आएगा, ध्यान रखना। देखिए अब यहाँ पे जरा देखना, इस क्वेश्चन में देखिएगा जरा, ठीक है, ये आपकी बीम है, इसमें जो बी मेंबर है, बी मेंबर में दो आपके बी जो जॉइंट है, बी जॉइंट में आपके दो मेंबर आके मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है बी आपका एक रिजिड जॉइंट है, बी में आपका बी ए और बी सी दो मेंबर कनेक्टेड है ना। तो कहीं भी मैंने पहले से पढ़ा रहा हूँ, स्टील में भी पढ़ा हमने, अभी भी पढ़ दिया हमने, कि कहीं पे भी अगर हिंज सपोर्ट है या रोलर सपोर्ट है, वहां पे अगर दो मेंबर आके मीट कर गए तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड जॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड जॉइंट। तो यहाँ पे रिजिड जॉइंट क्या है, बी, ठीक है, और इस बी पे अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की, तो बी ए और बी सी के फॉर्म में दो मेंबर में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, यानी बी से आपका जो मूवमेंट है बी ए और बी सी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, अगर ये आपका इंटरमीडिएट सपोर्ट है तो ये तो आपका रिजिड जॉइंट आपने कंसीडर कर लिया, लेकिन अगर मैं बात करूं ए और सी जो आपके हिंज वाले जो पॉइंट है, जो हिंज आपके जॉइंट है या सपोर्ट है, इन हिंज जॉइंट को ध्यान रखना, इनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू होती है दैट इज 1, ठीक है। क्यों होती है, अगर आप ए टू बी देखोगे तो क्या होगा आपका 4 EI अपॉन एल या आई अपॉन एल, सिंपल सी बात है, आई अपॉन एल होगा रिलेटिव स्टिफनेस। अगर आई अपॉन एल है तो इसका मतलब क्या है, आपको समेशन ऑफ के जब करोगे तो वो भी आई अपॉन एल ही होगा, क्योंकि एक ही मेंबर तो कनेक्टेड है, और आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे के अपॉन समेशन ऑफ के, तब भी आपका 1 ही आएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, अभी देखेंगे इसको। तो ध्यान रखना, कभी भी एक पॉइंट लिख लो, उसके बाद मैं समझा दूंगा इसको, पॉइंट लिखना कि हिंज जो आपका जॉइंट होता है उस हिंज में हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, सब में लिखा हुआ, फिक्स में कितनी होती है वो भी समझाऊंगा। तो यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिखना इसमें, एट अ हिंज सपोर्ट, at a hinge support, at a hinge support, if there is only one member meeting, if there is only one member meeting at that joint, at that joint, its distribution factor is 1, its distribution factor is 1, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या करिए, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए एक टेबल बनाइए, ये नोट में आपने लिख दिया है, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा आपका जॉइंट, उसके बाद जॉइंट के बाद आएंगे आपके मेंबर, मेंबर के बाद जाएगा आपका के, रिलेटिव स्टिफनेस के बेस पे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्टिफनेस के बेस पे भी कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आएगा आपका समेशन ऑफ के, उसके बाद एक मेंबर में निकालने के लिए क्या होता है आपका के अपॉन समेशन ऑफ के, यही तो था आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ओनली, ठीक है। अगर पीछे जाके फॉर्मूला देखो तो आपने वही तो कर रखा है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है ना, तो करवा रखा है कल मैंने लास्ट में, यही चीज करवाई गई है। तो यहाँ पे जॉइंट क्या है, जॉइंट आपका ओनली 1 बी जॉइंट है, बी में आपके मेंबर क्या क्या है, बी ए और बी सी, ये मेंबर्स हैं बी ए और बी सी। तो बी ए यानी अगर आप देखोगे यहाँ पे बी ए यानी फार एंड क्या यहाँ पे हिंज है, बी सी यानी फार एंड क्या यहाँ पे हिंज है। तो ऑब्वियसली बात है इनके लिए आपने लिख रखे हैं, के की वैल्यूज आपने लिखी हुई हैं, के की वैल्यूज इसके लिए कितनी होती है 3/4 आई अपॉन एल, ठीक है। बीसी के लिए भी आपकी वैल्यू जाएगी 3/4 आई अपॉन एल, ठीक है, आई अपॉन एल। इसके बाद आपको क्या करना है, समेशन ऑफ के, दोनों को जोड़ना है, जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है आपका ये 3/2 I/4 आ रहा होगा ये, ठीक है, 3 इंटू कितना आ रहा है 6/4 इंटू I/L आ रहा ना, 6/4 इंटू I/L आ रहा होगा ये, ठीक है। तो यानी अगर आप इसको देखोगे तो कितना होगा 3/2 हो जाएगा ये, 3/2 इंटू I/L हो जाएगा, ठीक है, इसको ये रख दो। इसके बाद आपको क्या करना है के बाई समेशन ऑफ के, यानी ये वाला बाई डिवाइड बाई ये, उसके बाद ये वाला बाई डिवाइड बाई ये, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंडिविजुअल निकल के आ जाएंगे दोनों मेंबर्स के, ठीक है। और ये कितना आ रहे होंगे 0.5 ना, दोनों के लिए आपका 0.5 आ रहा होगा, और इसके लिए भी आपका 0.5 आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकल के आ रहा होगा, आप देख सकते हो, निकाल सकते हो यहाँ पे।
अब अगली है ये टेबल समझनी, ठीक है। अभी तक तो ये चीजें इजी हैं क्योंकि इनमें हमने काम कर रखा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। टेबल में ध्यान से देखना क्या चीजें करने वाले हैं, क्योंकि टेबल मैक्सिमम लोग रट देते हैं कि ये टेबल आपका कैसे आने वाली है, रट देते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन रटना नहीं है, उस टेबल में कॉन्सेप्ट है हर एक पॉइंट पे वहां पे भी। कहीं पे दिक्कत आएगी तो पूछना सर ये कैसे होगा, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत है, छोटी चीज है, कोई दिक्कत नहीं। सबको आ गया ना समझ में ये चीज? ये निकल गया। अब देखो इंडिविजुअली ये क्वेश्चन भी पूछ देता है एग्जाम में, इतना ही बस, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालिए किसी का भी। 4 मेंबर जोड़ देगा, बोलेगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेगा। 4 मेंबर के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक मेंबर के लिए स्टिफनेस आपको लिखनी पड़ेगी, समेशन ऑफ के करना पड़ेगा, फिर के बाय समेशन ऑफ के, के बाय समेशन ऑफ के, के बाय समेशन ऑफ के। चौथे मेंबर के लिए भी सेम, ठीक है। तो सबके लिए आपको सेम अप्लाई करके उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में देखना प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए इसके बेस पे। देन उसके बाद स्टेप नंबर 3 में आपका है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लास्ट स्टेप है, तो छोटी सी मेथड है, ज्यादा टफ नहीं है। अगर एग्जाम पर्सपेक्टिव देखोगे गेट वाइज, तो गेट में आपका क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं बनाएगा वो। स्टेप 3 दैट इज मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब आप यहाँ पे बनाओगे तो सबसे पहला लिखिए जॉइंट, ठीक है। जॉइंट में आपके हो जाएंगे ए जॉइंट बी एंड सी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका ए, ठीक है, यहाँ पे बी एंड दैट इज सी, ठीक है। ए बी सी आपने जॉइंट लिख दिए। इन जॉइंट के नीचे आप लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसके नीचे जॉइंट के नीचे आप लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अगर मैं बात करूं तो अब भी लिखवा है मैंने, ठीक है। क्या लिखा है मैंने? हिंज के केस में ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे हिंज, तो इसके केस में कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। अब ये 1 कैसे आया? वहां पे देखिए एक ही मेंबर था ना, एक ही मेंबर में बीसी था ही नहीं वहां पे, बी ए, तो 3/4 आई अपॉन एल मान लो, आई अपॉन एल है वैसे तो उसमें, ठीक है। ए बी में आपका आई अपॉन एल है, ओनली आई अपॉन एल, समेशन ऑफ के बी आई अपॉन एल, के बाई समेशन ऑफ के इक्वल टू 1, सिंपल, ये कहना चाहता हूँ आगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1, ये हो जाएगा आपका 0.5, दैट इज अगेन 0.5, और यहाँ पे सी इक्वल टू 1, ये आ गया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपने लिख दिया, इसके बाद आप लिखिए फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, एफ ई एम। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स की वैल्यूज आप लिखिएगा। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स में सबसे पहले आपको करना है -16 था ये, साइन आपको ध्यान रखना है, साइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड में क्या था आपका? 16 + 16 ना, उसके बाद -4 BC और BA पे +4, ठीक है। तो साइंस आपको ध्यान रखने हैं, ये साइन में गड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। साइन में गड़बड़ी हुई तो चीजें गलत हो जाएंगी। ठीक है, अब जरा देखिए, अब जरा देखिएगा यहाँ पे, आपको जो फिक्सिडीज थी उन फिक्सिडीज को आपको क्या करना है? अब रिलीज करना है यहाँ पे, ठीक है। फिक्सिडीज को आपको क्या करना है? यहाँ पे रिलीज करना है, ठीक है। रिलीज फिक्सिडीज, रुकिए मैं समझाता हूँ इसको कैसे आप इसको रिलीज करोगे। रिलीज फिक्सिडीज, ठीक है। तो जो आपने एजम्पशन लिया था कि हमें सारे के सारे जॉइंट को फिक्स रखना है, वो एजम्पशन यहाँ से आपको हटाना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखिए सेंटर वाला है, अभी सेंटर वाले को मैं मोमेंट है तो उसको मैं फिक्स ही मान रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। उसको रिलीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी फिलहाल, फर्स्ट वाले स्टेप में करोगे, लेकिन उसको भी हटाना है आपको फिक्स से, ठीक है। फर्स्ट वाले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ? रिलीज फिक्सिडीज, यानी मैं क्या कर रहा हूँ? ए और जो सी है वहां पे फिक्सिडीज रिलीज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है? जैसे ये आपका हिंज सपोर्ट है, जरा देखना वहां पे, फर्स्ट वाला हिंज सपोर्ट यही था, एक बीच में हिंज सपोर्ट है तो, लेकिन मैं उसको फिक्स कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि मोमेंट भी है अभी यहाँ, ठीक है। मैं कंसीडर कर रहा हूँ उसको फिक्स सपोर्ट। अब जरा सोचिए यहाँ पे, अच्छे से देखना यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट आपने यहाँ पे मोमेंट कितने का लगा रखा है? यहाँ पे मोमेंट आपने लगा रखा है -16, यानी एंटी क्लॉकवाइज आपने मोमेंट लगा रखा है -16 का, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मोमेंट की, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट यहाँ पे आया -16, जब आपने इसको फिक्स माना तो -16 किलो न्यूटन मीटर का आपका मोमेंट आया यहाँ पे, आया नहीं आया? मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मुझे इसे रिलीज करना पड़ेगा तो मुझे इसे रिलीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपोजिट का मोमेंट लगाना पड़ेगा सेम मैग्नीट्यूड का, ठीक है। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट अप्लाई करना पड़ेगा, और इस क्लॉकवाइज मोमेंट का आपका मैग्नीट्यूड कितना होगा?
दैट इज 16 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, 16 किलो न्यूटन मीटर का मुझे अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे मोमेंट। अब जरा सोचिए ध्यान से, अगर मैंने 16 किलो न्यूटन मीटर का यहाँ पे मोमेंट अप्लाई कर दिया, क्या इस बी जॉइंट पे, दैट इज ए, दैट इज बी, क्या इस बी जॉइंट में कैरी ओवर ट्रांसफर नहीं होगा? ऑब्वियसली बात है, कैरी ओवर ट्रांसफर होगा ना। कौन सा केस बन गया ये? फार एंड फिक्स वाला केस बन गया, नहीं बन गया ये? फार एंड फिक्स वाला केस बन गया ना। तो इस केस में क्या होगा, जो 16 किलो न्यूटन मीटर का आपने मोमेंट अप्लाई कर रखा है, उसी 16 किलो न्यूटन मीटर से डायरेक्शन आपकी सेम, मैंने बोलता डायरेक्शन काम आएगी, जो डायरेक्शन आपकी ये है वही डायरेक्शन आपकी सेम है, और ये ट्रांसफर हो जाएगा आपका 16/2 यानी 8 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक है, 8 किलो न्यूटन मीटर का। एट किलो न्यूटन मीटर का आपका ट्रांसफर हो गया यहाँ पे मोमेंट। ठीक है, तो यानी अगले स्टेप में आपने किया क्या, अगले स्टेप में आपने क्या किया, फिक्स्ड डीज को रिलीज किया। ठीक है, जब फिक्स्ड डीज को रिलीज करोगे तो ऑब्वियसली बात है, ए पे -16 है तो आपने क्या लगाया यहाँ से, +16 लगाया। ठीक है, और सी पे अगर आपका +4 है तो आपने क्या लगाया, -4 लगाया। रिलीज होगी, ए और सी पे फिक्स्ड डीज रिलीज होगी। इसके बाद इनसे कैरी ओवर मोमेंट आपका गया कुछ ना कुछ, कैरी ओवर मोमेंट आपका कितना गया, दैट कैरी ओवर मोमेंट विल बी +8, और यहां से भी कुछ कैरी ओवर मोमेंट आएगा। सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने लेफ्ट में लगा रखा है, राइट पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है ना, तो यहां से आपका कैरी ओवर मोमेंट कितना आ गया, -2। ठीक है, ये हो गई आपकी फिक्स्ड डीज रिलीज, हो गई रिलीज। अब आप क्या करिए, यहाँ पे आप निकालिए नेट फिक्स्ड एंड मोमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप निकालिए नेट फिक्स्ड एंड मोमेंट, नेट फिक्स्ड, नेट फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। ठीक है, जब नेट फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालोगे तो ए सपोर्ट में आपका ये 0 हो गया, -16 +16 यानी ये 0 हो गया। सिमिलर वे सी सपोर्ट में भी आपका ये 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया। ठीक है, अब आते हैं बी सपोर्ट में। बी सपोर्ट अभी भी फिक्स है, ध्यान रखना, यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रखा है हमने, ए और सी को कर रखा है ओनली। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 24, दैट इज 24, और ये कितना हो जाएगा आपका -6। ठीक है, हाँ माइनस का वो तो गया यहाँ पे, ये -4 का नहीं, जो कैरी ओवर होगा, कैरी ओवर तो जो आपने अप्लाई किया है उसी के फॉर्म में जाएगा ना। कैरी ओवर जो आपने अप्लाई किया है, यहाँ पे 4 है, पहले ओरिजिनल +4 है, +4 यानी ये क्लॉकवाइज था। यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा। जब एंटी क्लॉकवाइज लगाया तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ भी जाएगा। प्रोबेबिलिटी कैंटिलीवर के केस में जो आपका कैरी ओवर मोमेंट है वो सेम डायरेक्शन में जाता है, जो जहाँ पे जैसा आपने मोमेंट लगाया होगा, प्रूफ करके निकालता हमने पीछे, और मैंने बोलता डायरेक्शन ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया आपका इतना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, नेट फिक्स्ड एंड मोमेंट के साथ साथ यहाँ पे बैलेंस भी करना है आपको, इसी केस में आपको बैलेंस भी करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 24 -6, बी पे आपका जो मोमेंट आया दैट मोमेंट विल बी +18 आया, और ये 18 ही तो आपका अनबैलेंस मोमेंट है, दिस इज द अनबैलेंस मोमेंट ओनली। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट अगर आप यहाँ पे लगाओगे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओगे तो करना क्या आपको, यहाँ पे फिक्स्ड डी रिलीज करनी है। ठीक है, जब फिक्स्ड डी रिलीज करोगे तो +18 की जगह कितना लगाना पड़ेगा, -18। आप सीधे करिए, यहाँ पे -18 लगा दीजिए, -18 लगाते ही आपका क्या हो गया, फिक्स्ड डी रिलीज हो गई अब। ठीक है, अब इस -18 का शेयर बी के लेफ्ट और राइट साइड में कितना गया, ये गया आपका -9, -18 × 0.5 कितना हो गया, -9, और इन सिमिलर वे यहाँ पे भी कितना गया ये, -9। ठीक है, -9। अब जरा सोचना, क्या कैरी ओवर मोमेंट यहाँ आएगा कुछ, क्या कैरी ओवर मोमेंट कुछ आएगा यहाँ पे? ऑब्वियसली बात है, कुछ नहीं आना ना भाई। ये अगर आपने इसको फिक्स करके हिंज कर दिया, यानी इसको हटा दिया और इसको हिंज कर दिया, तो इसका मतलब फार एंड हिंज, फार एंड हिंज के केस में आपको किसी भी कैरी ओवर मोमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, क्योंकि वहां पे स्लोप 0 करने की जरूरत होती ही नहीं है। तो यानी यहाँ पे कैरी ओवर मोमेंट आपका कितना आया, 0, यहाँ पे भी कैरी ओवर मोमेंट कितना आया, 0। तो अब जब आप यहाँ पे टोटल फाइनल एंड मोमेंट निकालेंगे, ठीक है, आपने इसको भी फिक्स्ड हटा दी, जब आप यहाँ पे फाइनल एंड मोमेंट निकालोगे, फाइनल एंड मोमेंट, तो फाइनल एंड मोमेंट जरा देखिएगा,
ए पे आ गया 0, ठीक है। बी पे देखना, बी पे आपने पहले ही प्लस कर दिया है, ऊपर से जोड़ते हुए मत आना, ठीक है ना, ये यहाँ से जोड़ना है, ठीक है। तो 14 माइनस ये हो जाएगा आपका +15, और यहाँ पे -18 -9 नहीं सॉरी -6 -9 कितना हो गया यहाँ पे आपका -15, ठीक है। और ये भी हो गया आपका 0। अब कुछ बैलेंस करने की जरूरत बची है, बन गया ना आपका ओरिजिनल बीम जो होती है आपकी, हिंज पे 0, हिंज पे 0, और यहाँ पे आपका बैलेंसिंग नेट मोमेंट आपका जो बैलेंस करके आया, दैट नेट मोमेंट विल बी 0। तो यानी जो ओरिजिनल बीम थी उसमें आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया है जो आपने एज्यूम की थी फिक्स बीम, ठीक है। तो फिक्स बीम को जैसे ही आपने ओरिजिनल में ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो अकॉर्डिंग टू मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड दैट इज द फाइनल मोमेंट ओनली। अब आप बैलेंस करोगे भी तो कुछ नहीं कर पाओगे, +15 -15 0, ठीक है। तो बहुत ही इजी मेथड है, कुछ नहीं करना, पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखने हैं हर एक जॉइंट पे, उसके बाद आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट लिखने हैं। फिक्स्ड एंड मोमेंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो रिलीज आपने एज्यूम करी थी जो फिक्स्ड, उनको रिलीज करना है। रिलीज करने का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, जो डायरेक्शन आपकी है उसके अपोजिट में मोमेंट लगाओ, और अगर बी जॉइंट आपका फिक्स है तो वहां पे आप क्या कर दीजिए, कैरी ओवर कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे फिक्स किया तो -16 का +16 हो गया, +16 से ये ट्रांसफर हो गया बी पे +8 पे, सिमिलर वे +4 का -4 ट्रांसफर हो गया -2, ठीक है। देन आप क्या करिए, टोटल नेट आपका जो मोमेंट निकलेंगे वो निकाल दीजिए, ठीक है। नेट फिक्स्ड एंड मोमेंट आपके 24 और -6 आए। जब इन दोनों को आपने क्या करा, समेशन किया, तो +18 आया, यानी अनबैलेंस मोमेंट जो आपका बी पे आया, दैट अनबैलेंस मोमेंट विल बी द 18। और इसको करने के लिए आपने -18 का एक मोमेंट लगाया बैलेंस करने के लिए, ठीक है, +18 को। तो -18 का जैसे ही आपने यहाँ पे मोमेंट लगाया, तो -18 का मोमेंट आपका लेफ्ट साइड पे -9 और राइट साइड पे -9, दो में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और कैरी ओवर मोमेंट आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है क्योंकि दोनों एंड आपके हिंज है। आया समझ में कॉन्सेप्ट, किसी को दिक्कत यहाँ पे तक? तो ये आप टेबल बना लीजिए, ठीक है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के, इसके अलावा तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सिंपल वे में समझा दिया मैंने आपको। और देखिए कभी कभी अब आप कन्वेंशन सॉल्व करोगे, अभी तो ऑब्जेक्टिव कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कन्वेंशन सॉल्व करोगे तो कभी कभी ऐसा केस आएगा कि जॉइंट, जैसे बी आपका हिंज है, सी में भी लेटेस्ट कंसीडर दो आपके मेंबर है कनेक्टेड, हिंज है ये मान लो, तो होगा क्या, अब लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आपका दोनों जगह आपका कैरी ओवर जाएगा, ठीक है। तो बैलेंसिंग होती ही नहीं है टॉप से लेकर बॉटम तक, ठीक है। ऐसे केस बनेंगे आपके, जब कन्वेंशनल कभी निकाल लोगे ध्यान रखना वहां पे, जब बैलेंसिंग ही नहीं हो रही होगी ना, तो ध्यान रखना वहां पे आपको क्या करना है, जो कैरी ओवर मोमेंट है उसको 0.01 या 0.02, यानी पॉइंट के 1 डेसिमल आगे तक क्या करके जाना है, लेके जाना है, ठीक है। यानी अगर कैरी ओवर मोमेंट, अगर आपका कैरी ओवर मोमेंट जैसे आपका 0.05, 0.05 या 0.07, इस वे में अगर आपका कैरी ओवर मोमेंट ट्रांसफर होने लग गया, तो इसका मतलब आप कहीं पे भी एंड करके समेशन कर देना पूरा, ठीक है। तो जिस केस में बैलेंसिंग नहीं होगी उस केस में आपको क्या करना है, जो कैरी ओवर मोमेंट है उस कैरी ओवर मोमेंट को तब तक ट्रांसफर करना है जब तक कि वो आपका डेसिमल के पॉइंट के 2 डेसिमल तक ना पहुंच जाए, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज आप लोग, बाकी वो चीज कन्वेंशनल में यूज होगी, ये रोल आपका ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, लेकिन वो बुक्स में देखोगे तो बुक्स में जस्ट आपको दिखेगा प्रोसीजर किया हुआ लास्ट तक, पता लिखा हुआ कहीं नहीं होगा कि कहाँ तक करना है हमें, तो आपकी मर्जी है वो जहां तक करते हो नीचे, तो आंसर सही होगा, ठीक है। इजी है मेथड, सबका कॉन्सेप्ट है, किसी में दिक्कत आई किसी को, कोई कॉन्सेप्ट ना समझाओ, सही है ना, इजी है पूरा, कुछ भी नहीं किया देखो मेथड में। अभी देखिए फिक्स बीम के केस में भी बना के समझा देता हूँ एक, थोड़ी देर बाद अगर आपको टाइम मिलेगा आज तो उसमें भी बता दूंगा, तो उसके बाद आपका किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
थर्ड स्टेप में हमने दो चीजें कर रखी है, एक तो नेट फिक्स्ड एंड मोमेंट भी निकाल रखा है, वहीं पे बैलेंस भी कर रखा है, ठीक है। तो मैंने नेट फिक्स्ड एंड मोमेंट एंड बैलेंस भी लिखा हुआ है। हो गया। इसके नीचे नोट डालिए, पूरा प्रोसीजर लिख लीजिए एक बार पूरा ढंग से, जो चीजें मैंने बताई यहाँ पे, ताकि आने वाले टाइम पे कभी भूलो ना चीजों को, ठीक है। लिखिएगा, द एंड इन एंड में इन एंड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन एंड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन एंड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन we fixed or lock we fixed or lock we fixed or lock all the joints except free end underline करना है इसको, except free end and fixed end फिक्स्ड एंड को रिलीज मत कर देना भाई, पता चला फिक्स्ड एंड को भी करना कि रिलीज कर दिया। फिक्स्ड एंड ही रहेगा, ठीक है ना, उसको रिलीज नहीं करना। एंड फिक्स्ड एंड इसके आगे लिखना, फुल स्टॉप मत करना इसको। फिक्स्ड एंड मोमेंट आर कैलकुलेटेड, फिक्स्ड एंड को भी नहीं करना है यहाँ पे, फिक्स्ड एंड मोमेंट आर कैलकुलेटेड लिखना है, ठीक है। फ्री एंड और फिक्स को नहीं करना कभी भी। फिक्स्ड एंड मोमेंट आर कैलकुलेटेड। देन उसके बाद इसके नीचे लिखिएगा स्टॉप करके, इफ एंड जॉइंट्स आर हिंज्ड अगर आपके एंड जॉइंट हिंज है, देन रिलीज दोज फिक्सिडीज by applying moments opposite to fixed end moment, by applying moments opposite to fixed end moment, ठीक है। वही चीज हमने करा यहाँ पे, रिलीज फिक्सिडीज फर्स्ट स्टेप जो आपने करा फिक्स्ड एंड मोमेंट के बाद, वो करा था रिलीज फिक्सिडीज, ठीक है। वही पॉइंट लिखा रखा मैंने कि अप्लाई अपोजिट मोमेंट एंड देन रिलीज द फिक्सिडी, ठीक है। उसके बाद आपका जो कैरी ओवर जा रहा होगा उसको कैरी ओवर मत भूलना, ठीक है। अगर सेंटर पे कोई कैरी ओवर है तो कैरी ओवर आपका नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा बाय अप्लाइंग मोमेंट्स अपोजिट टू फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, जो आपके फिक्स्ड एंड मोमेंट है उनके अपोजिट आपको मोमेंट अप्लाई करना है। एंड के बाद लिखे आगे, एंड net fixed end moments are calculated ठीक है। नेट निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने फिक्सिडीज रिलीज कर दी है, कहाँ की, साइड्स की, ठीक है। अब आपका बचा इंटरमीडिएट जॉइंट, इंटरमीडिएट जॉइंट की भी आपको क्या करनी है, उसके बाद फिक्सिडीज रिलीज कर देनी, लिखना है इसके बारे में भी पॉइंट फुल स्टॉप करके, रिलीज द फिक्सिडीज ऑफ ऑल इंटरमीडिएट जॉइंट्स आल्सो, रिलीज द उसी के नीचे फुल स्टॉप करके लिखना आगे,
release the fixities of all intermediate joints also, this process is called releasing or balancing. This process is called releasing और balancing. वैसे देखा जाए तो ये मेथड आपकी किससे इजी है, मोमेंट 3 मोमेंट इक्वेशन अगर आप लगाओगे तो उससे इजी है. वहाँ इक्वेशन याद करनी थी, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे आपको. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के लिए भी आप मुंह पे निकाल सकते हो 0.2 0.5 और ऊपर वाली चीजें भी आपकी आसानी से निकल जाएंगी. अब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो आपको 2 मिनट में बन जाएगी. ठीक है, तो काफी इजी आपकी ये मेथड है. तो आपने क्या लिखा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिलीजिंग और बैलेंसिंग. देन फुल स्टॉप करके लिखिए, रिपीट द सेम प्रोसीजर. ये इंपॉर्टेंट है. अभी रिपीट द सेम प्रोसीजर till no fixities is developed. Repeat the procedure till no fixities is developed at any intermediate joint. At any intermediate joint. At any intermediate joint. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है लास्ट पॉइंट कि कहां तक हमें इसको करना है. नहीं तो कई लोग करते जा रहे हो, बोला पता है जीरो कर दिया, जीरो का भी ऊपर लगा के नीचे, तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे. तो ये ध्यान रखना, लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है. वहीं तक हमें कैरी आउट करना है ये चीज जहां तक आपका सेंटर की फिक्सिटीज आपकी बैलेंस हो जाए. ठीक है, जैसे ही सेंटर की फिक्सिटीज बैलेंस हो गई तो उसका मतलब क्या है, आपका वो मोमेंट जो निकल के आएगा दैट इज द फाइनल एंड मोमेंट. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आएंगे वहां पे आपका 1 या 2 स्टेप में आपकी ये चीजें बैलेंस हो जाएंगी. लेकिन कन्वेंशनल के पर्सपेक्टिव में आपको फिर बड़ी चीजें याद करनी पड़ेंगी. टेबुलर फॉर्म में बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें आपका. ठीक है, उसके बाद अगला हमें यहाँ पे बीएमडी और एसएफडी भी बनाना है. तो ये तो आपका निकल गया मोमेंट है आपका बी पे. इसके बाद स्टेप नंबर 4 लिखिए. स्टेप नंबर 4, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस. अब ये खेल है भाई, जैसे बता रखा है चीजें जितना जितना इजीली वे में आपको मैंने पहले, कुछ भी नहीं है. सपोर्ट रिएक्शंस अगर आप वैसे निकालोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट दिखता है, लेकिन जैसे हमने निकाला हम अपने प्रोसीजर से करेंगे तो कुछ भी नहीं है. देखो बहुत ही इजीली आपका सपोर्ट रिएक्शन निकल जाएंगे. फाइंड सपोर्ट रिएक्शन. जब सपोर्ट रिएक्शन बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो बीम का, ए बी और बीसी पार्ट का अलग अलग. ठीक है, तो ए बी और बीसी पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाइए पहले. ठीक है, ये हो गया ए बी एंड दिस पार्ट विल बी द बीसी पार्ट. ओके, देन ए बी में आपको पता है कि आपने यूडीएल इसमें अप्लाई कर रखा था, दैट इज द यूडीएल. और ये यूडीएल आपका था 12 है ना, 12 किलोन्यूटन पर मीटर का. 12 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल आपने लगा रखा था. अगर मैं बात करूं बीसी पार्ट की, तो बीसी पार्ट में आपका 8 किलोन्यूटन का आपका यहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा था. ठीक है, डिस्टेंस अगर मैं बात करूं तो ये आपकी 4 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर एंड 2 मीटर. ठीक है, ये हो गया. अब इतना ही नहीं है, आपने मोमेंट भी यहाँ पे क्या करना है, रखना है. ठीक है, जो मोमेंट आपने निकाल रखे हैं उन मोमेंट को भी यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट डाउन करना है. तो ए भी आपका 0 आ गया है. तो ए भी आपका 0 आ गया. ठीक है, कुछ भी डायरेक्शन ले लो और 0 कर दो यहाँ पे. ए भी 0, दैट इज ए. ये आपका बी और ये बी और ये सी. ठीक है, इसके बाद अगला आपका अगर देखोगे तो बी ए पे आ रखा आपका +15. +15 यानी क्लॉकवाइज. अभी बोला मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ना, तो क्लॉकवाइज हमेशा मोमेंट हम लोग क्लॉकवाइज आपका पॉजिटिव लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे बी आपका ये आ गया आपका +15, क्लॉकवाइज मैंने ले लिया 15 किलोन्यूटन मीटर का, 15 किलोन्यूटन मीटर. ठीक है, इसके बाद बी सी पे आपका -15 यानी बी सी पे -15 यानी एंटी क्लॉकवाइज. ये हो जाएगा -15 किलोन्यूटन मीटर. और फाइनल आपका यहाँ पे जो आया आपका ये 0. ठीक है, सी बी पे आपका 0 निकल के आ गया. अब तो रिएक्शन निकाल सकते हो ना. पहले आप फ्री के लिए निकालो, फिर आपने जो मोमेंट निकाल रखा है उनके लिए निकालो. बहुत इजी है. ठीक है, जरा देखिए कैसे निकालते हैं इनको. जब आप देखोगे यहाँ पे, आप पहले देखना कि ये मोमेंट लगा हुआ नहीं है, भूल जाना कि मोमेंट लगा हुआ है. ठीक है, जब मोमेंट लगा हुआ नहीं है, अगर आप भूल गए उसको,
तो दोनों रिएक्शंस आपकी ये आएंगी नहीं आएंगी, जो मैंने बना रखी ये आएंगी ना। मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पे आपका, ये होगा आपका WL/2, सिंपल सी बात है, ठीक है। WL/2 होगा ना आपका इसका मैग्नीट्यूड। तो 12/48/2 24 ना, तो ये हो जाएगा आपका 24। अगर VA की मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 24 पहले केस में किलो न्यूटन, ठीक है। तो VA मत करो इसको आप, VA लास्ट में ही करेंगे हम इसे, ठीक है। 24 किलो न्यूटन आ गया आपका ये। 24 के बाद इस साइड भी आपका 24 किलो न्यूटन आ गया ये, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब मोमेंट को कंसिडर करिए, भूल जाइए कि इसके ऊपर UDL है। जब मोमेंट को कंसिडर करेंगे तो मोमेंट क्या है, क्लॉकवाइज प्रोड्यूस क्या करना पड़ेगा आपको, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या मुझे ये डायरेक्शन लेनी पड़ेगी रिएक्शन की, ये डायरेक्शन रिएक्शन की लेनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, ये डायरेक्शन लेनी पड़ेगी रिएक्शन की। तो इस केस में कितना आ जाएगा आपका 15/4 ना, 15/4 यानी 15/4 यहाँ पे कर दीजिए। जब 15/4 करोगे तो 3 पॉइंट कितना आ रहा है, 3.75 यस, ठीक है 3.75। डायरेक्शन सही ले रखी है मैंने, हाँ सही है, ठीक है 3.75 किलो न्यूटन। इन सिमिलर वे यहाँ पे भी आपकी है 3.75 किलो न्यूटन, ठीक है। इज दैट क्लियर, सबको दिक्कत, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिए जब आप VA निकालोगे तो ये VA इक्वल टू आ गया आपका, VA इक्वल टू कितना आ गया 27 पॉइंट, नहीं 27 नहीं, ये घट जाएगा ना अपवर्ड डाउनवर्ड। तो जब घटेगा ये तो घटाना जरा इसको, कितना आ रहा 20.25 ना, 20.25 आपका निकल के आ रहा होगा ये 20.25 किलो न्यूटन। और ये अपवर्ड ना, ये आपका अपवर्ड आपका 20.25 किलो न्यूटन अपवर्ड आ रहा है आपकी रिएक्शन यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूं VB डैश की, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ B डैश, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे समेशन होगा इस साइड से भी। VB डैश अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो VB डैश आपका दोनों अपवर्ड है, तो ये हो जाएगा 27.75 ना, 27.75 किलो न्यूटन, ठीक है। सिमिलर वे वहां पे भी निकालिए। अब वहां पे पहला आप लोडिंग की वजह से निकालिए, दूसरा आप लोग निकालिए बिना लोडिंग के, ठीक है। जब लोडिंग की वजह से निकालेंगे आप, तो लोडिंग की वजह से क्या आ जाएगा आपका 8/2 यानी 4 ना, ओनली 4, W/2 होता है ना इस केस में। तो रिएक्शन आपकी जाएगी 4, और यहाँ पे भी 4 आने वाली है आपकी, ठीक है। ये रिएक्शन आ गई। इसके बाद अब देखिए अगेन यहाँ पे आपका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको एक क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ डाउनवर्ड, यहाँ लीजिए अपवर्ड, ये आपने ले लिया अपवर्ड, ठीक है। तो वहां डाउनवर्ड यहाँ अपवर्ड, तो बन गया क्लॉकवाइज कपल। तो जब यहाँ पे निकालेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका अगेन 15/4 3.75 भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है 3.75 आ रहा है इस केस में भी। तो मैं ये नेगेटिव साइन जो मैंने दिखा रखा है ना, इसको हटा दो पहले, क्योंकि नेगेटिव साइन अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज लगा दिया तो नेगेटिव साइन दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 3.75। इन सिमिलर वे यहाँ पे भी 3.75। किसी को दिक्कत यहाँ पे तक इजी है, ठीक है। वही चीज कर रखी है हमने जो हमने अभी तक करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई नई चीज नहीं है। ये हो गया किलो न्यूटन, ये भी हो गया किलो न्यूटन, दैट इज अगेन किलो न्यूटन, और ये भी आपका किलो न्यूटन में आपकी यूनिट आ गई, ठीक है। ये निकल गई आपकी रिएक्शन। अब इस साइड से आइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए VB डैश जरा निकालना। जब VB डैश निकालोगे तो कितना 4 और 3.75 यानी 7.75, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 7.75, ठीक है। अभी अपवर्ड ही है किलो न्यूटन, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे इस साइड पे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा VC इक्वल टू, हाँ 0.25 आ गया, कितना डाउनवर्ड या अपवर्ड, अपवर्ड 0.25 आ गया है, ठीक है 0.25 किलो न्यूटन अपवर्ड निकल के आ गया ये रिएक्शन, ठीक है। ये निकल गई। जब आप यहाँ पे VB निकालोगे, जब आप यहाँ पे VB निकालोगे तो देखिए इस साइड भी अपवर्ड आ रहा है, इस साइड भी अपवर्ड आ रहा है, टोटल VB तो दोनों का समेशन होगा ना, तो कितना हो जाएगा ये 35.50 है ना। ये जाएगा आपका 35.50 किलो न्यूटन, और ये आ गया आपका अपवर्ड। अब यहाँ पे आपका VA VB ये तीनों चीजें निकल गई हैं आपकी, तो आप इजिली यहाँ पे निकाल सकते हो क्या, ये हो गया VA दैट इज VB, और ये हो जाएगा आपका VC। ये तीनों निकल गए, तो तीनों निकल गए तो आप आसानी से यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, अब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों कैलकुलेट कर सकते हो इजिली, ठीक है। पहले इसको करो, उसके बाद प्रॉपर्ली मैं इसका बेंडिंग मोमेंट आपको और शियर फोर्स दिखाता हूँ, और डिफ्लेक्शन प्रोफाइल भी दिखाता हूँ कैसे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। इसमें दिक्कत तो नहीं ना, वो रिवाइज आप कर ही रहे होंगे। अगर मोमेंट अबाउट B मोमेंट अबाउट C0 करके निकालो ना, ये चीजें घूम जाओगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है उसके बाद।
कि मोमेंट अबाउट बी निकालो, ये तो आगे कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है उस केस में। निकल तो जाएगा इजीली, लेकिन गलती कहीं ना कहीं हो ही जाती है। तो ये आपका ईजी है, यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होती चीज़ों की कभी भी, ठीक है ना। तो सबसे ईजिएस्ट वे मैंने पकड़ लगा है, इतने ईजी वे में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए इस केस में। साइन कन्वेंशन शियर फोर्स के पता ही होंगे आपको, ठीक है। शियर फोर्स साइन कन्वेंशन में पहले लिखा देता हूँ यहाँ पे, साइन कन्वेंशन। जब आप शियर फोर्स के साइन कन्वेंशन देखोगे तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हो तो अपवर्ड आपका पॉजिटिव, डाउनवर्ड आपका नेगेटिव। अगर राइट से लेफ्ट की ओर आ रहे हो जस्ट अपोजिट, अप डाउनवर्ड पॉजिटिव एंड अपवर्ड नेगेटिव, ये होता है शियर फोर्स का साइन। यही हम कंसिडर करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, ये चीज रहने वाली है साइन कन्वेंशन में आपका। तो लेफ्ट टू राइट होगा तो भूल जाना कि देखो कभी कभी गलतियां क्या करते हैं लोग बाग, कि लेफ्ट से आगे बढ़ रहे होंगे तो लेफ्ट से आगे बढ़ते हुए आप साइन कन्वेंशन पहले तो अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव लेके जाओगे। जैसे ही आधे पार्ट से उधर जाते हैं तो उनका साइन कन्वेंशन ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव हो जाता है, फिर मतलब ये वाला साइन कन्वेंशन पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये गलत है। अगर लेफ्ट से चल रहे हो तो साइन कन्वेंशन यही वाला जाएगा, भले लास्ट तक पहुंच जाओ, ठीक है। और अगर राइट से चल रहे हो तो साइन कन्वेंशन आपका लास्ट तक यही रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फोर्सेस निकालना प्रॉपर जिनको प्रॉब्लम है उसमें सीख लेना, ठीक है। आईएलडी जब पढ़ोगे ना, आईएलडी में ट्रसेस की आईएलडी जब पढ़ोगे तो बहुत है, मतलब सबसे जितना मुझे लगता है कि अभी तक के स्ट्रक्चर का मतलब सबसे टफेस्ट टॉपिक है। टफेस्ट वैसे नहीं है, लंबा है काफी बड़ा, मतलब ठीक है। बड़ी बड़ी ट्रसेस होती है, उनका आईएलडी बनाना पड़ता है, समझना वो चीजें करना। कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है उनमें, मतलब टफ नहीं है, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, ठीक है। तो उस केस में आपका क्या होना चाहिए, क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए वो पढ़ने से पहले पूरी की पूरी, कि आईएलडी पढ़ने से पहले फोर्सेस कैसे निकाल रहे हो, क्या चीजें कर रहे हो, पूरा क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में आपके, तभी जाके ट्रसेस की आईएलडी बना पाओगे। नहीं तो मैंने बोल ही दिया पहले, सबसे टफेस्ट टॉपिक है आपकी स्ट्रक्चरल एनालिसिस का आपका आईएलडी, ठीक है। टफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लिकेशन ओनली, वैसे टफ नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें करनी पड़ जाती हैं तो वो होता क्या है, कॉम्प्लिकेशन हो जाता है कि यार करूँ क्या ये चीजों में, लेकिन ईजी है, वैसे टफ नहीं है। हो गया इतना, लिखो लिखो। हो गया ना, ठीक है। अब इसको मैं अलग से पेज में बना रहा हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो पूरा ये खिचड़ी बन जाएगी और आप बोलोगे क्या करवा दिया ये, ठीक है। प्रॉपर वे में इसको बनाते हैं हम, बहुत ही इजी, कुछ भी नहीं होता है भाई, ये चीज़ है ना, दिखने में डर डर लगती है, बाकी ये कुछ है भी नहीं, कुछ नहीं है ये चीज़ें।
पहले रिएक्शन जो आपने लिखी हुई बनी हुई है उन रिएक्शंस को पुट डाउन करिए यहाँ पे। पहला आपका क्या आया था 20.25 ना, 20.25 अपवर्ड, दूसरा 35.5 यहाँ पे आपकी आई थी ए, दैट इज बी, और लास्ट आपका सी है ना, ये आपका सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी ए इक्वल टू आपका आया 20.25, फिर आपने निकाला वी बी इक्वल टू आपका आया 35.50, ठीक है। उसके बाद आपका आपने आगे निकाला दैट इज वी सी, और ये वी सी इक्वल टू आपका आया 0.25। ये तो आपके निकल गए तीन के तीन आपके जो आपने रिएक्शंस निकाली थी, किलो न्यूटन और ये किलो न्यूटन, ठीक है। साइन कन्वेंशन में शियर फोर्स के लिए कंसीडर कर रहा हूँ लेफ्ट टू राइट वाला, यानी अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव वाला साइन कन्वेंशन कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। लेफ्ट से बनाना स्टार्ट करूंगा मैं शियर फोर्स डायग्राम। तो जरा देखते हैं पहले इसका एसएफडी कैसे बन के आएगा, इसका शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। बहुत ही इजी पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको, ये गारंटी है, ठीक है। खुद ही चाहोगे कि दिक्कत आएगी तो फिर आएगी, अदरवाइज तो नहीं आने वाली यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अब देखिए जिनको प्रॉब्लम आती है इनको बनाने में एक बार ढंग से देख लो, बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये क्या हो गया, सीधी गई नहीं गई, ठीक है, जैसे भी गया ये। पहला देखिएगा, सबसे पहला वी ए आपका क्या है 20.25 अपवर्ड ना, अपवर्ड मैंने कंसीडर कर रखा है पॉजिटिव, पॉइंट लोड के लिए स्ट्रेट लाइन रहती है, ध्यान रखना एसएफडी में, ठीक है। यूडीएल के केस में इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन रहती है, ठीक है। तो दोनों लोड लगे हुए, एक तो आपका पॉइंट लोड लगा हुआ है, दूसरा आपका यूडीएल, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रिएक्शन आपका पॉइंट लोड है, ऑब्वियसली बात है। तो वर्टिकल गया, इसका मतलब यानी ये वर्टिकल, यानी दैट विल बी, ये हो जाएगा आपका 0.25, ठीक है। 20.25 जो भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20.25, दैट विल बी 20.25 किलोन्यूटन आपका ये चलेगा, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, अब आप क्या करिए, अपवर्ड है, यहाँ से आ रहा है डाउनवर्ड लोड, डाउनवर्ड लोड को क्या करिए, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, बढ़ चुका 48, यानी 48 किलोन्यूटन का लोड हो जाएगा। तो 12, ये 20.25, ये डाउनवर्ड आपका नेगेटिव है ना, तो और मैंने बोला आपसे कि यूडीएल के केस में क्या है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इस केस में इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन यानी 20.25 और -48 कितना आ रहा है आपका, जरा करना कैलकुलेट करके, 27.75, ठीक है। तो बी पे अगर मैं बात करूं तो ये आ रहा है आपका 27.75, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, कहीं पे जीरो जा रहा है ये, ठीक है, शियर फोर्स कहीं ना कहीं पे जीरो हो रहा है, और बी पे आ गया ये 20.75, बी पे 20.75 अगर इसके मैग्नीट्यूड आ गया, तो इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ये हो गया आपका 20.75 का, 20.25 बोला, 75 किलो न्यूटन, ठीक है। ये हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे जो आ रहा है वो नेगेटिव, ठीक है। अब आप देखिएगा, अब आपका अपवर्ड फोर्स वी भी आया यहाँ पे बी पे, यानी ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव 35.5, ये क्या है, पॉजिटिव नहीं है भाई, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो -20.75 प्लस 35.50 कितना हो गया, अच्छा वो 27 आ रहा है, ये वाला आ रहा, बोला इन्होंने 27.75 ना, ठीक है, 27.75। तो 27.75 आपका नेगेटिव है, और ये V 35.50 क्या है, पॉजिटिव है। तो ये आप जब जोड़ोगे इन दोनों को तो वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 7.75 आ रही है, यानी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, अपवर्ड, ऊपर की ओर गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, ये, ठीक है। अब देखिए पॉइंट लोड है यहाँ पे, पॉइंट लोड यानी अगेन आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7.75 यहाँ पे, 20.25 से नीचे हो जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे, ये मैग्नीट्यूड आ गया यहाँ पे आपका इसका 7 पॉइंट कितना बोला आपने, 7.75 किलो न्यूटन, ठीक है। इसके बाद फर्दर आप देखोगे, आगे बढ़ोगे तो आगे 8 तक तो इसका मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, इसके बीच में कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे, तो 8 तक मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे तक मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इसके बाद अब देखिए 7.75 अपवर्ड था, 8 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड लग गया, तो यानी -0.25 हो जाएगा,
-0.25 का मतलब नीचे गया हो, ठीक है। तो -0.25 का मतलब यहाँ से ये चले गया नीचे, यहाँ की ओर, ठीक है। ये आ गया आपका -0.25 यहाँ पे। जब -0.25 यहाँ पे आ गया इसका मैग्नीट्यूड, तो अब देखिएगा, अब आगे तक कांस्टेंट है, कुछ नहीं है यहाँ पे, और वीसी पे आपका अपवर्ड -0.25 है, तो डाउनवर्ड -0.25, अपवर्ड -0.25, 0, और आपका ये जाएगा स्ट्रेट लाइन। अगर मैं साइन कन्वेंशन यहाँ पे लिखूं, तो दिस विल बी पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, दैट विल बी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव। तो अगर पोर्शन आप हैच करो यहाँ पे, तो ये आपका एसएफडी बन के आ गया, जो गिवन आपकी प्रॉब्लम है उसका। ये आपका जो हैच्ड डायग्राम है, जो मैंने हैच कर रखा है, ये हैच्ड डायग्राम इज द एसएफडी फॉर द मेंबर, ये हो जाएगा एसएफडी। किसी को दिक्कत यहाँ पे एसएफडी ड्रॉ करने में? समझ में आया कैसे बनाया हमने एसएफडी? ठीक है, अब बीएमडी ड्रॉ करें इसका। एसएफडी पहले खुद बनाओ अपने कॉपी में, फिर अभी सब निकलवाऊंगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्स, सब चीजें निकलेंगी, ठीक है। बीएमडी कैसे निकालोगे? फ्री प्लस फिक्स, ठीक है। पहले फ्री बनाओ, उसके बाद जो फिक्स बीएमडी जो आपने निकाल रखी है उनको ऐड कर दो, जो हमने 3 मोमेंट इक्वेशन में करी थी, सेम वैसे आपका निकल जाएगा बीएमडी इसका, ठीक है। आपने क्या निकाला? नेट करके, हाँ नेट करके निकालोगे टफ पड़ेगा थोड़ा, नेट करके आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसा पार्ट बन जाएगा, उसके बाद निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इजी वे है ना, जस्ट 1 मिनट का काम है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा उससे आपका, नेट करके भी निकाल सकते हो, कोई बात नहीं उसमें। बनाओ बीएमडी अब आगे। बीएमडी तो बहुत ही इजी है, इसका कोई दिक्कत ही नहीं है, और जो बीएमडी बनाओगे उस बीएमडी के बेस पे डिफ्लेक्शन कर्व निकल के आ जाएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कहाँ पे सैगिंग हो रही, कहाँ पे हॉगिंग हो रही, और आपका वही तो डिफ्लेक्टेड शेप होता है, डिफ्लेक्टेड शेप आप उसके बाद बन जाएगा आपका ये, ठीक है। बन गया ना सबका? किसी को एसएफडी में दिक्कत तो नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बीएमडी इसका ड्रॉ, ठीक है। अगला पार्ट है हमारा, हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे बीएमडी। तो जब बीएमडी आप इसका ड्रॉ करेंगे, एक सेकेंड, थोड़ा सा ना ये नीचे कर लेता हूँ उसको, ठीक है। ठीक है, बीएमडी बनाने के लिए क्या करिए, फ्री बीएमडी बनाइए, उसके बाद फिक्स बीएमडी। फ्री बीएमडी अगर आप बनाओगे तो पहले वाले केस में आपका क्या निकल के आएगा, दैट इज यूडीएल है, तो पैराबोलिक, ठीक है, 2 डिग्री पैराबोला बनेगा। दूसरे वाले में जस्ट पॉइंट लोड लग रहा, तो आपका इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन विद सेंटर मैक्सिमम, ठीक है, तो सिंपल है उस वाले केस में। तो जब आप देखोगे यहाँ पे, तो देखिएगा होगा क्या, ये कैसे बनेगा आपका ये जॉइंट बी है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका जॉइंट बी है, दैट इज द जॉइंट बी। और जब जॉइंट बी तक आप बनाओगे तो ये बन के आ जाएगा आपका, ये बन के आ जाएगा आपका यूडीएल, ठीक है। जॉइंट बी ज्यादा ही बड़ा बन जाएगा, ठीक है।
रुकिएगा, ये हो जाएगा आपका ये यूडीएल, ठीक है, यूडीएल बन जाएगा विद सेंट्रल मैक्सिमम आपका कितना W बाई 8 ना, W कितना 12, L 4 ना का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, कितना है मैग्नीट्यूड इसका 24 मैग्नीट्यूड आ रहा है, ठीक है, 24 किलो न्यूटन मीटर इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है। ये जब सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसका मैग्नीट्यूड, दैट मैग्नीट्यूड विल बी 24 किलो न्यूटन मीटर, इतना आपका मैग्नीट्यूड निकल के आ गया इस केस में, ठीक है। इसके बाद अब आप फर्दर आगे बढ़िए, ठीक है, देन उसके बाद आपका क्या बनेगा, अगले वाले केस में जो पॉइंट लोड है उसके लिए आपका जो बनेगा दैट इज द इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आपका बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी जहाँ पे स्फीयर फोर्स साइन चेंज करेगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, मैग्नीट्यूड कितना है जरा निकालना, ऊपर आएगा नीचे आएगा, कितना आ रहा है WL/4 कितना आ रहा है 8 ना, 8 आएगा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड नीचे जाएगा ये, ठीक है ना, ज्यादा ऊपर मत कर देना इसके। ये हो गया आपका ये आ गया आपका, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ रहा है आपका WL/4 और ये कर लोगे आप कितना था 8 आया ना, 8 आ गया है, चलो ठीक है, 8 किलोमीटर मैंने डायरेक्टली कर दिया मीटर, इतना मैंने निकाल दिया यहाँ पे मोमेंट, ठीक है। अगला काम क्या है आपका, अगला काम आपका यहाँ पे ये है कि जो आपका फिक्स्ड मोमेंट है वो फिक्स मोमेंट आपको रखना है, तो ऑब्वियसली बात है फिक्स मोमेंट आपका हॉगिंग ही रहेगा उसमें, ठीक है ना, फ्री मोमेंट के अलावा जो सपोर्ट में मोमेंट आएगा वो आपका क्या रहेगा हॉगिंग ही रहने वाला है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है आपका, मैग्नीट्यूड 15 है ना, तो 15 यानी 8 से ऊपर 24 से कम, तो यहाँ पे रख दीजिए, बी जॉइंट आपका ये है, तो 8 से ऊपर 24 से कम यानी कहीं यहाँ पे रख दीजिए, ये तो आपका बराबर ही आ गया, कहीं यहाँ रख देना, ठीक है, ये यहाँ पे रख देना, ऊपर तो नहीं चले गए, थोड़ा सा ऊपर जैसा गया ना, उतना भी नहीं गया, ठीक है, रुको, उसके बाद आप क्या करिए, इसको यहाँ से बनाइए, ये आपका 15 बी पे गया, ये आपका 15 और यहाँ से ये चले गया 0 की ओर, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना है, दैट मैग्नीट्यूड विल बी 15 किलो न्यूटन मीटर, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे आपका 15 किलो न्यूटन मीटर का। किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये वाला पार्ट हो जाएगा नेगेटिव, दैट पार्ट विल बी पॉजिटिव, और जो बीच वाला पार्ट जो ओवरलैप हो रखा है दैट ओवरलैप्ड पार्ट विल बी बैलेंस्ड, ठीक है, तो सेंटर वाला पार्ट है वो बैलेंस, तो नेट जो इफेक्टिव आपकी बीएमडी बन के आई वो नेट इफेक्टिव बीएमडी आपकी ये निकल के आ गई। तो क्रॉस बन गया, ये पॉजिटिव है, ठीक है, अच्छा पॉजिटिव ही है, तो मैं ना दूसरे उससे भी कर सकता हूँ है ना, तो उससे आपको इजी हो जाएगा। ये हैच्ड पोर्शन आपका रहेगा इफेक्टिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, ये बन गया आपका बीएमडी, ठीक है, ये थी एसएफडी, दैट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आप यहाँ पे सीखे होंगे, ठीक है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट चीजें सीखे, अगर एसएफडी और बीएमडी को कंपेयर किया तो आपने बहुत 2-3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी यहाँ पे। तो पहली चीज यहाँ पे आपने सीखी कंपेयर करते टाइम पे, ठीक है, पहला तो जहां पे शियर फोर्स 0 है वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, जहां पे शियर फोर्स 0 है वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, जहां पे शियर फोर्स 0 है वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, ये चीज आपने सीखी, ठीक है, पहला चीज। दूसरी चीज आपने ये पढ़ी कि जब एसएफडी आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही तो उस केस में आपका जो बेंडिंग मोमेंट है वो आपका मैक्सिमम निकल के आ रहा है, ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गई तो इस पॉइंट पे आपका WL²/8 आपका मैक्सिमम निकल के आया, ठीक है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर अगर एसएफडी आपकी जाएगी तो उस केस में भी आपका बेंडिंग मोमेंट तो मैक्सिमम है, लेकिन ये आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, ठीक है। तो अगर आपका एसएफडी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगी
तो उस केस में भी बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम आएगा, लेकिन मिनिमम जो बेंडिंग मोमेंट है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस केस में, और वो चीज आपका सेम ही है, पॉजिटिव से नेगेटिव आएगी तो अगेन आपका पॉजिटिव जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो आपका मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, समझ में आई चीज सबको? तो ये निकल गया आपका यहाँ पे एसएफडी बीएमडी के थ्रू आपका दोनों कर्व आपके बन के आ गए। ठीक है, अब जरा देखते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, जरा बताओगे बीएमडी में कितने निकल के आ रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर? बीएमडी में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर 3 किसको दिख रहे हैं भाई? जहाँ पे शियर फोर्स और जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है, कितनी जगह पे कर रहा है? 2 जगह पे चेंज कर रहा है। ठीक है, तो एक तो आपका इस वाले रीजन पे कर रहा है बी से पहले, बी से पहले। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ना लाइन ऑफ एक्शन थोड़ा सा इसका ना, रुको मैं इसको ना लाइन में लेके आता हूँ, लाना पड़ेगा इसको लाइन में, नहीं तो ये तो पूरा कहाँ चले जाएगा, गायब हो गया ना। आ गया लाइन में? हाँ ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ देखना, एक तो देखिए बी पॉइंट ये है, दैट इज द बी पॉइंट, ये बी है, ये ए है, और ये आपका सी पॉइंट है। ठीक है, तो एक तो जो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है दैट इज बिटवीन द ए टू बी, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, आप कर दो इसको। दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहाँ आ रहा है? बी टू सी के बीच में, यहाँ पे आ रहा, दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। अगर आपसे एग्जाम में इन दोनों की वैल्यू पूछ ले तो कोई दिक्कत रहेगी आपको? बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, निकालते कैसे हैं मैंने आपको बताया ना, कैसे निकालते हैं। देखो पहला पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आप निकालोगे, मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर 2 कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ मैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर 1 कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ताकि इजिली आप इनको आइडेंटिफाई कर पाओ। तो देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो आपका 2 है वो, सॉरी 1 है, वो 1 आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, कहीं पे, कहीं यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे लाई कर रहा है एक्स एक्स पे, ये एक्स एक्स है, तो इस एक्स एक्स के अबाउट आप क्या कर दीजिए, मोमेंट 0 कर दीजिए। ठीक है, तो पहला निकालिए आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर 1। जब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर 1 देखोगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से आप मैच कर लेना, तो आपका ये यहीं पे लाई करेगा। 8 के बाद लाई कर रहा, पहले कर रहा, 8 के बाद लाई कर रहा। रुको डायग्राम में थोड़ा मेरा हो गया यहाँ से ना, ये आपका आ जाएगा 8। हाँ तो 8 पे मैक्सिमम आया ना, जहाँ पे 8 है अंडर द पॉइंट लोड इट इज द मैक्सिमम, तो 8 के बाद आपका ये लाई कर रहा। ठीक है, आपने डायग्राम सही बना रखा होगा, मेरा डायग्राम यहाँ पे गलत हो गया था। यहाँ देखो ये आपका जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये जस्ट 8 के अंदर आएगा। ठीक है, अंडर द लोड आपका शियर फोर्स 0 हो रहा ना, तो वहीं पे आपका ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा, तो यानी ये आपका लाई करेगा 8 के बाद। ठीक है, जब ये 8 के बाद लाई करेगा तो यहाँ पे इसको हटा दो, इस सेक्शन को काट के बगल में लेके जाओ। ठीक है, तो आपका ये लाई करेगा कहीं यहाँ पे, अब ये x और ये x। ठीक है, डिस्टेंस एज्यूम कर लीजिए, यहाँ से x एज्यूम कर लीजिए डिस्टेंस। ठीक है, ये आपने डिस्टेंस एज्यूम कर लिया x, तो बस क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेके चलना आप लोग, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा POC1 का। ठीक है, POC1 का आंसर कैसे निकलेगा आपका, मोमेंट अबाउट x इक्वल टू 0, यानी इस पॉइंट पे आपका मोमेंट 0 है। ठीक है, तो VC आपका एंटी क्लॉकवाइज ये हो जाएगा 0.25 इंटू एक्स, 0.25 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा आपका माइनस 8 इंटू ये वाली डिस्टेंस कितनी है, x माइनस 2, 8 इंटू एक्स माइनस 2, तो x इक्वल टू कितना आया, 2.064, 2.064 मीटर आपकी आ गई x की वैल्यू, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर 1 आ गया आपका, 2.064 पे आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, वैसे ही सिमिलर वे में आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर 2 निकालिए। हाँ कुछ आ रहा होगा, इसकी वैल्यू देखते हैं अभी। POC2 जब आप निकालोगे, POC2, जब POC2 निकालोगे तो मोमेंट अबाउट x इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा अगेन आपको। अब मोमेंट अबाउट x देखिए, अब ये कहाँ लाई कर रहा है, अब ये लाई करेगा आपका अंडर द, ये आपका मैक्सिमम सेंटर पे मैक्सिमम है, और B से यानी यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, ये कहीं यहाँ पे लाई कर रहा, ये यहाँ पे आपका लाई कर रहा x x। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए लेफ्ट साइड से कंसीडर करना, ठीक है, x यहाँ से कंसीडर कर लेना x आप लोग, ये आपने ले लिया x। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो POC2 जब आपका निकलेगा, ये निकल जाएगा आपका mx इक्वल टू 0, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो क्लॉकवाइज 20.25 इंटू एक्स माइनस 12 इंटू
एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू निकाला आपने, कितना है ये 3.375 मीटर। ये निकल गया आपका x की वैल्यू। तो सिंपल सा देखिए, आपने x ये निकाल के रख दिया, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्सर आपके दोनों निकल के आ गए फ्रॉम दी लेफ्ट और राइट, ठीक है। और लेफ्ट से निकल गया तो ऑब्वियसली बात है, राइट से भी आप पता लगा सकते हो कहाँ पे लाई करेगा, है ना। टोटल लेंथ में से घटा दो उसको तो निकल जाएगा आपका राइट से भी। तो एक साइड से आपका पता चलना चाहिए कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्सर कहाँ पे लाई कर रहा, तो दूसरे साइड से आपका वैसे ही प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप इजिली इसको निकाल के ले जाओगे, ठीक है। तो ये निकल के पीओसी। लास्ट आपका क्या है, डिफ्लेक्टेड शेप। जो डिफ्लेक्टेड शेप है वो आपको बनाना है, वो बनेगा इस बीएमडी के बेस पे, ठीक है। ये हो गया सबका, यहाँ पे तक कर दिया सबने। पहले लिख लो ये पीओसी 1 पीओसी 2 लिख लो, तो कुछ भी एग्जाम में पूछे, ठीक है, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कितने ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकते हैं, कई ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेट आपका कौन सा लगा बनाया आपने, नेट आपने क्या करा होगा, फ्री और फिक्स को एक ही साथ लेके और मोमेंट को कहाँ ऐड किया उसके बाद आपने, फिर आपको ना मोमेंट हर एक पॉइंट पे, पहले इसकी वजह से भी मोमेंट यहाँ पे चाहिए होगा आपको, उसके बाद दोनों को ऐड करोगे, तो ऐसे आपका बहुत कॉम्प्लिकेशन और काम बढ़ जाएगा फालतू का। निकाल दिया आपने, निकाल के बना आपका, सेम बन के नहीं आ रहा क्या, ऐसा बन के आ रहा है। हाँ हाँ, नेगेटिव वाला नीचे चले गया ना ये, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड। हम क्या करते हैं ना यहाँ पे, इस वाले केस में हमने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक ही साइड आपको दिखा रखा है ना। अब आपने ये करा तो ये नेगेटिव नीचे चले गया, पॉजिटिव ऊपर आ गया, तो दिखने में वैसे भी सही नहीं लगेगा ये। मतलब है सही, वो ठीक बना रखा होगा आपने, ऑब्वियसली बात है, लेकिन वो हो क्या गया कि जो ये वाला था आपका नीचे चले गया यहाँ से नेगेटिव, ठीक है। तभी एक कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम लोग ये चीजें करते हैं यहाँ पे। हो गया ना ये पूरा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आप करोगे, लेकिन एग्जाम में अगर आप करोगे कभी तो इससे ही जाना मैक्सिमम जगह, ठीक है। यही चीजें आपकी यहाँ पे अप्लाई होती है। अगला देखोगे आप इसका डिफ्लेक्शन प्रोफाइल जब आप बनाओगे, तो डिफ्लेक्शन प्रोफाइल जरा देखिएगा। ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है बी, एंड दैट पॉइंट इज द सी, ठीक है। तो जब डिफ्लेक्टेड शेप बनाओगे तो ध्यान रखना, देखिए हॉगिंग सैगिंग, हॉगिंग सैगिंग, ठीक है। ये तो आपको पता है, सैगिंग हॉगिंग, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, इसका मतलब सैगिंग पहले वाले केस में। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ से सैगिंग होना स्टार्ट होगा, सैग होना स्टार्ट हुआ, सैग होना स्टार्ट हुआ, कहीं तक, कहाँ पे तक, इस पॉइंट तक, ये इस वाले पॉइंट तक सैग होना स्टार्ट हुआ। इसके बाद यहाँ से क्या करेगा, ये हॉग होना स्टार्ट करेगा, और हॉग कहाँ तक करेगा, ये यहाँ पे तक, ठीक है। अब देखिए बी वाले जॉइंट से पास होगा ये हॉग करते हुए, और ये हॉग करते हुए आपका आगे की ओर बढ़ा, और हॉगिंग आपकी यहाँ पे तक रहेगी इसकी, ठीक है। जैसे ही हॉगिंग हुई, इसके बाद अगेन पॉजिटिव आ रहा, तो पॉजिटिव आना यानी सैगिंग करता हुआ आगे चल जाएगा। तो दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप, सिंपल एज दैट। आप क्या करिएगा, कभी कभी ये आपका सैग, ये आपका हॉग, दिस इज द सैग, और ये हॉग, ठीक है। तो डिफ्लेक्टेड शेप आपका यही बन के आने वाला है जो मैंने बना रखा है यहाँ पे। पहले वाले केस में सैगिंग, फिर हॉगिंग होनी स्टार्ट हुई, जहां तक नेगेटिव मूवमेंट है हॉगिंग, उसके बाद सैगिंग, बस खत्म। यहाँ पे सपोर्ट भी अगर आपको बनाना है तो सपोर्ट बना देना, ताकि इजीली आपको चीजें भी आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। नहीं बनाना तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक ही क्वेश्चन कराया, पूरे एक क्वेश्चन में पूरा लेक्चर ही गया, फिक्स्ड एंड मोमेंट ही लिखा था आपने जस्ट। कल एक और क्वेश्चन करेंगे, फ्रेम का करेंगे कल, ठीक है। कल फ्रेम का क्वेश्चन करेंगे, ताकि फ्रेम से भी आपको दिक्कत ना आए कभी उसके बाद। तो एक फ्रेम का हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, फिर हम लोग जाएंगे शॉर्टकट मेथड्स में जाएंगे। इजी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, इजी है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड देखिए कितना इजी है, कुछ भी नहीं था आपका। अगर कोई टॉपिक आपको यहाँ पे पॉइंट को करना है, हाँ बी आपका क्या सपोर्ट है, ये मैंने पहले बोल दिया ना, ये स्केल पे नहीं है, मेरा स्केल पे नहीं है, ठीक है। मैंने जस्ट यहाँ पे क्या कर रखा है, उससे बना रखा है, क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन से बना रखा है, स्केल पे नहीं है। तो हॉगिंग आपका यहाँ पे जाएगा, ध्यान ही रखना आपको कहाँ से कहाँ तक समझना है, बस हो गया, ठीक है। ये देखो हॉगिंग आपका ये पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये इस वाले पॉइंट तक, ठीक है। यानी यहाँ पे से लेकर यहाँ पे तक हॉगिंग जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी, जहाँ पे आपका नेगेटिव है
और वही पॉइंट मैंने बना रखा है, आप अपने यहाँ स्केल में बना लेना, मेरे से स्केल में नहीं है। ठीक है, तो आप फ्रेंड्स को बोल देना जो नहीं आ पाए थे आगे, उनको बोल देना कि आपका अपलोड हो जाएगा ये, ठीक है ना, कर देंगे अपलोड। अभी मैं बोल दूंगा इनको कि अपलोड डाल दीजिएगा इसको, तो अपलोड हो जाएगा ये वीडियो। रोटेशन सपोर्ट से पास करवाना, ठीक है ना, रोटेशन इसके ऊपर से मत फेंक देना, सपोर्ट से जाएगा रोटेशन, ठीक है, सपोर्ट रोटेट होगा। सपोर्ट के ऊपर जाने का मतलब क्या है, सपोर्ट है ही नहीं वहाँ पे, लेकिन सपोर्ट है ना, तो रोटेशन कहाँ से होके जाएगा, सपोर्ट से होके जाएगा, तीनों सपोर्ट से होके पास होगा वो रोटेशन, ध्यान रखना। ठीक है, दिक्कत किसी को, कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम कहीं भी ऊपर नीचे, सब कुछ ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, कल इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की क्लास, ठीक है। ओके।